हेलो, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी और हम आपके सामने उपस्थित हैं एक ज़बरदस्त वन शॉट को लेकर। और हम लोग 1 जनवरी से नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमने कल के वीडियो में आपको पूरा टाइम टेबल वगैरह बताया था, कब आपकी लाइव क्लासेस होगी, कब कौन सा वीडियो रिकॉर्डेड आएगा, वन शॉट कैसे चलेंगे, कितने दिनों में सिलेबस होगा। तो उम्मीद है कि सारा का सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि हम लोग 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उनको 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर को 2 दिनों में खत्म कर दें, लेकिन कोई चैप्टर ऐसे जैसे समाकलन हो गया, संतति और अवकलनीयता हो गया, उसमें 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हम यहाँ वन शॉट पढ़ने का मतलब एक ही है कि आज तक आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा 31 दिसंबर तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर आप लोगों ने वन शॉट देख लिया, आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, ताल ठोक कर ये बात कह सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में 95+ नंबर लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की, सिवाय आपके। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि एक वन शॉट आएगा लैंग्वेज का, कंप्लीट थ्योरी का, कौन कौन सी थ्योरी आती है उसका। फिर उसी दिन शाम को एक लाइव क्लास आएगी 8:30 बजे। कितने बजे? 8:30 बजे। तो उस लाइव क्लास के अंदर आपको क्या देखना है, उनके MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो छोटे छोटे बन सकते हैं, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर दूसरे दिन एक लेक्चर आएगा शाम को 8:30 बजे, वापस प्रीमियर चलेगा या रिकॉर्डेड वीडियो जो भी आएगा XYZ। उसके अंदर आपको जो NCERT की जो एक्सरसाइज होती है, जैसे अगर आपने पहला चैप्टर की बात हम लोग करें तो पहले चैप्टर में प्रश्नावली 1.1, 1.2 और विविध प्रश्नावली होती है। तो उन तीनों में से, उन एग्जाम्पल में से हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से कवर अप करने वाले हैं और लाजवाब ये लेक्चर रहने वाले। मैंने आपसे वादा किया था, आप भरोसा कर सकते हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, आप 1 महीने तक लगातार इन लेक्चर्स को देख लें, आपको 1 महीने के बाद में आपको खुद के अंदर फर्क नजर आना लग जाएगा कि आपको लगेगा कि वाकई हमने तैयारी की है और वाकई हमारे इन शॉर्ट से जो सर ने चीजें करवाई है डायरेक्ट बोर्ड के अंदर छपने वाली, डायरेक्ट बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं राजस्थान बोर्ड को टारगेट कर रहा हूं, टारगेट किसी बोर्ड को करें। एक NCERT का मीनिंग होता है, चाहे यूपी बोर्ड्स हैं चाहे बिहार बोर्ड्स हैं, आपके चैप्टर वन शॉट पक्का क्लियर हो जाएगा, ये पक्की बात है। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं। फरवरी के अंदर हम लोग और जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो है आपके जनवरी का। किसका टाइम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है जनवरी का। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके बेहतरीन तरीके से, और मैं वादा करता हूं आप लोगों से 31 जनवरी आपके इस महीने की लास्ट तारीख होगी, जिस दिन तक आपको 100% सिलेबस पहले चैप्टर से लेकर लास्ट 13वां चैप्टर संबंध एवं फलन से लेकर प्रायिकता तक हम लोग 0 से लेकर हीरो वाली क्लास लाने वाले हैं आपके लिए। और एक एक कंसेप्ट को इतने शानदार तरीके से आपके सामने मैं रखूंगा कि आप भूलकर भी उस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं, और इतना शानदार आपके सामने लेक्चर होने वाला है। उम्मीद है जो बातें मैंने बोली है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर, मेरे उस पर भरोसा कर सकते हो। मैं इस भरोसे के ऊपर फाइनल खरा उतरने वाला हूं। हम लोगों ने सिलेबस भी करवाया है, वन शॉट की जो पहले सीरीज चलाई थी अर्धवार्षिक से पहले, हाफ ईयरली से पहले, उसमें भी हमने अच्छा खासा काम किया है। और प्रत्येक बोर्ड के बच्चों से मैसेज आ रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कि आपने सर जो वन शॉट चलाए उनका बहुत बेनिफिट हुआ है। और उन मॉडल पेपर में जो हमने, गवर्नमेंट ने जो मॉडल पेपर जारी किया, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं सीधे आपके सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं सिलसिले के साथ ज्यादातर वो टेबलेट के अंदर हुई लाइव क्लासेस, ये जो रिकॉर्डेड जो 3 वीडियो आएंगे प्रत्येक चैप्टर के, उसके अंदर 1 लाइव क्लास रहेगी, 2 रिकॉर्डेड रहेंगे, एक थ्योरी का रहेगा, एक क्वेश्चंस और एग्जाम्पल का। जो भी आपके NCERT में जो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनसे पूरी एक फ्रेम तैयार हम लोग करेंगे। और उनको पढ़ने के बाद आप चाहे मैथमेटिक्स में कुछ भी मत पढ़ना। आप लोगों के ज्यादातर डाउट यही रहते हैं कि हमें डेस्क वर्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमें कौन सा पेपर सॉल्यूशंस करना चाहिए, पुराने पेपर कहाँ से हैं। तो पुराने पेपर हम लोग फरवरी के अंदर कर लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको डेस्क वर्क वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। डेस्क वर्क कब लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। तो डेस्क वर्क आपको लेनी चाहिए साहब कि जब आपका सिलेबस 70 से 80% आपको आता है। ऐसे नहीं है कि आपको चैप्टर 1-2 ही आते हैं, आप डेस्क वर्क लेके उठा के लेके आ जाओ। आपने एक्सीलेंट की ले ली, या आपने संजीव की ले ली, या एग्जामिनेशन आइडिया ले ली 10th या 12th क्लास के अंदर, उनका कोई बेनिफिट नहीं। आप चाहे 10th क्लास में है चाहे आप 12th क्लास में हैं, आपको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपने सिलेबस कितना कवर अप कर रखा। जितना सिलेबस आप लोगों ने कवर अप कर रखा, उस सिलेबस के हिसाब से आपको सोचना है और फिर आपको कोई चीज परचेज करनी है, वरना मत करना। ठीक है, और मैं आपसे एक वादा करता हूं, आप लोग ये वन शॉट देख लो, इन वन शॉट के अलावा कुछ भी नहीं देखना।
मोर देन सफिशिएंट चीजें हैं, ये इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा किसी भी बोर्ड में। मैं राजस्थान बोर्ड का बोल रहा हूं, लेकिन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं एनसीईआरटी जिनके अंदर लागू होती है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि सिंगल वर्ड आपके इन वन शॉट से बाहर नहीं जाएगा। बेशर्त आपको यह ध्यान रखना है कि इन वन शॉट को जी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आप इनको देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, एक भी डाउट किसी तरह का आपके सवालों में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की थ्योरी आपके कमजोर नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू वाली जो लाइव क्लास आएगी उसको एज ए टेस्ट मानकर आपको देना है, फिर आपको कुछ भी कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं, ना आपको डेस्क लानी है, ना आपको एग्जामिनेशन आइडिया लानी है, ना आपको पुराने पेपर कहीं से लाने। पुराने पेपर की वन शॉट हम लोग चैप्टर वाइज फरवरी के अंदर लॉन्च करेंगे आपके लिए, और बहुत शानदार तरीके से लेक्चर होने वाला है। उम्मीद है मेरे लालो और लालियों को जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी है बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो आज की क्लास में कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1 है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर हम लोग राजस्थान बोर्ड में बात करें तो साहब ये चैप्टर है 3 नंबर का, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का। ज्यादा इस चैप्टर में लंबी चौड़ी बातें नहीं है, एक होता है संबंध और एक होता है फलन। आपने 11th क्लास के अंदर संबंध और फलन के बारे में पढ़ा था। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, से प्रांत, परिसर, प्रांत वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनको हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर 1.1 के अंदर संबंध के प्रकार पढ़ने हैं और 1.2 के अंदर फलनों के प्रकार पढ़ने। समतुल्य संबंध हो गया, सममित संबंध हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। अगर कोई फलन समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। और फलनों में भी क्या आ जाएगा, एकेकी फलन, आचादक फलन, बहुएकेकी फलनों के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो अभी पूरी क्लास के अंदर वन शॉट करेंगे, कोई भी आपके डाउट नहीं रहेगा, एक एक कंसेप्ट को हम लोग इतने शानदार तरीके से करने वाले हैं जिसके आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपके संबंध से, फिर हम लोग पढ़ेंगे फलन। इसी वन शॉट के अंदर पूरी चीजें हम लोग करने वाले हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं आपके सामने। तो मैं आज की जो हमारी हेडिंग है उस पहली हेडिंग के ऊपर जाना चाहूंगा, और पहली हेडिंग है आपके संबंध। आज की जो पहली हेडिंग है हमारी वो जाएगी संबंध। हम लोग पहले संबंध के पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, उदाहरण वगैरह एक एक चीज को समझेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे आपके फलन की तरफ। वन शॉट का मीनिंग यही होता है साहब, मैं अगर आपको बोल रहा हूं ना वन शॉट 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना का भी हो XYZ, इसके बाद कोई थ्योरी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको यहां पूरा मैटर मिल जाएगा। ठीक है, तो संबंध के बारे में बात करते हैं। तो संबंध होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या है क्या नहीं। सपोज दैट मैं आपके सामने 2 समुच्चय बना देता हूं। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखे होंगे। 2 समुच्चय कुछ इस प्रकार के हैं। इस समुच्चय में यहाँ 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 6। और इधर भी मैं सेम ही रखता हूँ। मैं संबंध जो ले रहा हूँ ए से ए में ही ले रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक से शुरुआत से बताऊँ और सारी चीज़ें आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप हो जाए। 1 मिनट रुकना, थोड़े से इनको दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको आनंद आए चीज़ें देखने के लिए, और लास्ट तक हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से जा सकें। ठीक है, ध्यान देना साहब थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। मैं बात ये कर रहा हूँ संबंध की, आप लोग समझने का प्रयास करना। ये आपका कोई ए समुच्चय है और ये भी क्या है आपका ए समुच्चय, और इसका जो संबंध बन रहा है वो बन रहा है आर, क्योंकि आर संबंध को आर से बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है, इसीलिए। तो संबंध ए का ए में संबंध हो रहा है, और हम संबंध इस प्रकार से बना रहे हैं कि ये जो 1 है आपके सामने, इस 1 का जो संबंध बन रहा है वो 2 के साथ बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है आपके 3 के साथ संबंध बन रहा है, 3 का बन रहा है 4 के साथ, 4 का बन रहा है 5 के साथ, और 5 का बन रहा है 6 के साथ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात आपको एक बात बताता हूं, जैसे संबंध है, ये संबंध के अंदर आप इधर कोई चीज छोड़ सकते हो, संबंध के अंदर इधर कोई चीज छोड़ सकते हो, इधर छोड़ सकते हो। फलन के अंदर कोई चीज छोड़े ही नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं एक तरफ से आपको जो फलन पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आपने ये संबंध बनाने की कोशिश की है, हमने एक रिलेशन बना दिया सर। क्या बना दिया, हमने एक रिलेशन बना दिया। तो हमारा जो ये संबंध है, ये आपके अगर मैं बात करूं संबंध आर बराबर, तो आर बराबर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, कि भाई 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है, और 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है। 3 का संबंध किसके साथ है, 4 के साथ है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि 3 का संबंध आपके किसके साथ हो गया, 4 के साथ हो गया। 3 का संबंध किसके साथ हो गया, 4 के साथ हो गया। 4 का संबंध किसके साथ हो गया, 5 के साथ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 4 का संबंध 5 के साथ हो गया, और यहां हम लोग लिखेंगे 5 का संबंध किसके साथ हो गया,
6 के साथ हो गया, 5 का संबंध किसके साथ हो गया, 6 के साथ हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई संबंध है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हमने एक संबंध लिख दिया कि ए से ए में संबंध होने में ए से बी में हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ए से बी में ले लो, कोई समस्या नहीं। तो हम तो ए से ए में ले रहे हैं कि ए का ए के साथ संबंध बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ नहीं बन रहा। अभी हम लोग सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। और सवाल में ये दे दिया आपको पहले से कि एक का संबंध 2 के साथ है तो 1,2, 2 का संबंध 3 के साथ है तो 2,3, 3 का संबंध 4 के साथ है तो 3,4, 4 का संबंध 5 के साथ है तो 4,5, 5 का संबंध 6 के साथ है तो 5,6। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहां तक। अब अगर आपने दो समुच्चय जो लिखा जाता है ना, किसी संबंध को 2 प्रकार से लिखा जाता है समुच्चय को लिखने के। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, एक होता है रोस्टर रूप। एक समुच्चय निर्माण रूप होता है, एक क्या होता है आपके रोस्टर रूप होता है। और ये जो आपने लिखा है ना, ये बड़ा, इसको आप कौन सा रूप बोलते हो, रोस्टर रूप बोलते हो। कौन सा रूप बोलते हो इसको, ये जो चीज लिखी गई वो रोस्टर रूप लिखी गई है। हम लोग जब संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तो हम लोग ज्यादातर इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर हम लोगों ने जो सवाल दे रखा है उसके अंदर उसका रोस्टर रूप निकाल दिया ना, रोस्टर रूप का मतलब किसका किसके साथ संबंध बन रहा है, तो सम्मित, समतुल्य और संक्रामक संबंध इतने शानदार तरीके से आपको समझ में आएंगे जिनकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से खूब सारे एग्जाम्पल लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। आपको कोई समस्या आने नहीं दूंगा, ये पक्का वादा है मेरा आपसे, है ना। आपका भाई आपसे कोई झूठा वादा नहीं करेगा। जो चीजें हैं आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो भी मैंने आपको बोला था ना, आप प्रोमिस कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर मिलने वाली। तो ये हमने रोस्टर रूप लिखा। एक क्या होता है कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरे प्रकार से, थोड़ा ध्यान रखना कैसे सर। मैं इस आर को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान देना। होता क्या है कि आप सबको पता है कि ए के प्रत्येक अवयव को एक्स बोला जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको बी ले लो, कोई समस्या नहीं, यहां बी नाम दे देते चलो, ए से बी में संबंध। और बी के प्रत्येक अवयव को क्या बोल दिया हमने, वाई बोल दिया। भाई इसको स्मॉल एक्स बोल दिया और इसको स्मॉल क्या बोल दिया, वाई। कि जो ए का प्रत्येक अवयव एक्स कहलाएगा और बी का जो प्रत्येक अवयव उसको वाई बोला जाएगा। इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे वो समझना कि भाई देखो, एक का संबंध 2 के साथ बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है, 3 का 4 के साथ बन रहा है, 4 का 5 के साथ बन रहा है और 5 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि x का संबंध किसके साथ बन रहा है, y के साथ। तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा x, y। और आप सबको पता है कि यहां पर इस प्रकार साइन आता है जिसको आप लोग सच देट बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस प्रकार सच देट, कि x और y कुछ इस प्रकार से है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि x की वजह से कौन आया, y आया। तो ये जो y है आपके सामने, ये जो आपने y लिखा है वो आपने क्या लिखा है, x+1 लिखा। बोलो साहब, ये जो आपने y लिखा है, y हर बार देखो, y जो सेकंड नंबर पर लिखा गया, y x से 1 ज्यादा है, y x से 1 ज्यादा है। देखो y का मान 2 है तो x का मान 1 है, x का मान 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2, 2 का 3, 3 का 4। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो y है आपका वो x से 1 ज्यादा। देख लो, 1 का संबंध 2 के साथ है तो x से 1 ज्यादा हो गया, 2 का संबंध 3 के साथ है तो ये 1 ज्यादा है, 3 का संबंध 4 के साथ है तो ये 1 ज्यादा है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर x+1 लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर आप यहां पर कोमा करके लिखोगे कि x किस में से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a से तथा y बिलोंग कर रहा है b से। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो आपने रूप लिखा है, इस रूप को बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोला जाता है, समुच्चय निर्माण रूप। आप एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज समझेंगे और लास्ट तक टिके हुए रहेंगे तो गारंटी कोई चीज आपके यहाँ छूटने वाली नहीं है। आप यहां से कुछ प्राप्त करके ही जाओगे, ये पक्की बात है। क्लास में टिकने का फायदा ये है कि आप कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाओगे, आप कुछ भूलोगे नहीं। हमने संबंध को शुरू किया, हमने जो चैप्टर को शुरू किया, नाम है संबंध एवं फलन। मैं सीधा कोई भाषा के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। हमने 2 समुच्चय लिए, एक समुच्चय ए लिया, एक बी लिया। ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 रख दिए, बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अलग भी आ सकता है, वो सवालों के ऊपर निर्भर करेंगे, हम उनको करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। हमने बोला कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, 5 का 6 के साथ है।
तो हमने r बराबर लिखा 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। तो ये जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको आप रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर रूप। इसको क्या बोला जाता है? रोस्टर रूप, यानी इसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसको मैं चाहूं तो समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकता हूं। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि a के प्रत्येक अवयव को मैं x नाम दूंगा और b के प्रत्येक अवयव को मैं y नाम दूंगा। a के प्रत्येक अवयव को मैं x नाम दूंगा और b के प्रत्येक अवयव को मैं क्या नाम दूंगा? y नाम दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने ये सोचा कि अगर 1 का संबंध 2 के साथ है तो 1 का संबंध 2 के साथ है तो पहले x आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? y। तो हमने r बराबर लिखा कि x कोमा y, ये जो अवयव बन रहे हैं x कोमा y, x कोमा y, x कोमा y, x कोमा y और x कोमा y के रूप में बन रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि x कोमा y के रूप में बन रहा है इस प्रकार, सच दैट का साइन होता है। y इस प्रकार है कि y x से 1 ज्यादा है। ये जो y है ना वो x से ज्यादा, देख लो y x से 1 ज्यादा है, 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 y x से 1 ज्यादा है। भाई x अगर 5 है तो y 6 और है। अब ये मत कहते सर अगर x 6 होगा तो y क्या हो जाएगा? 7। तो यहां पर अगर आपने x की वैल्यू 6 रख दी तो y 7 होना तो चाहिए ना, इधर है ही नहीं। तो जो अवयव होता नहीं उसके साथ संबंध बनता नहीं, इसीलिए हमने 6 को छोड़ दिया, क्योंकि 6 का संबंध 7 के साथ बनता। तो 7 यहाँ नजर तो आना चाहिए ना, तो नजर नहीं आया तो छूट गया, इधर 6 छूट गया बेचारा, इधर एक छूट गया, कोई समस्या नहीं। जब हम लोग फलन पढ़ेंगे ना तो फलन में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। आप किसी एक चीज को छोड़ नहीं सकते, किसी एक चीज को इधर तो आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। मैं वहां एक ट्रिक बताऊंगा आपको गजब तरीके की, आपको मजा आ जाएगा उस चीज को पढ़कर। ठीक है, तो हमने ये जब पढ़ा तो इसको समझाया। और y जो है x प्लस 1 है, y जो है x से 1 ज्यादा है, x बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन होता है, x आ रहा है a में से, x के जो मान आएंगे वो a में से आएंगे तथा y के मान किस में से आएंगे? b में से आएंगे। और जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इस चीज को हमने इस प्रकार से भी लिखा तो वो आ गया समुच्चय निर्माण रूप। क्या आ गया? समुच्चय निर्माण रूप। ये और ये चीज होती है, किसी भी समुच्चय को लिखने का तरीका होता है, एक रोस्टर रूप होता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये हम लोगों ने संबंध लिखा। और संबंध के बारे में आपको पता है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। संबंध के बारे में 3 चीजें आप सबको पता हो तो एक बोला जाता है प्रांत। संबंध के बारे में एक आप पढ़ते हो प्रांत, संबंध के बारे में एक आप लोग पढ़ते हो सहप्रांत, और संबंध के बारे में एक आप लोग पढ़ते हो परिसर। अभी संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फलन के भी प्रांत वगैरह हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये कैसे निकलेंगे सर? तो प्रांत क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्रांत के बारे में थोड़ा सा सुनना। प्रांत उन मानों को लिया जाएगा, उस समुच्चय को लिया जाएगा। प्रांत हमेशा इधर मिलेगा आपको, इस साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ प्रांत मिलेगा। और प्रांत में वो चीजें मिलेगी जिनका आपने कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया। तो प्रांत इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इस बात को ध्यान रखना। प्रांत हमेशा समुच्चय ए में से मिलेगा, प्रांत हमेशा इधर वाले समुच्चय में से मिलेगा, x में से मिलेगा, इधर में से प्रांत मिलेगा। और प्रांत कौन मिलेगा? जिसका संबंध आपने आगे बनाया। 1 का संबंध बनाया तो 1 आ गया, 2, 3, 4, 5। हमने 6 नहीं लिया क्योंकि 6 का संबंध आगे कहीं बना नहीं है। जिसका संबंध आगे नहीं बनेगा इसमें से उसको उड़ा दो, बाकी ले लो। जिसका संबंध आप लोगों ने बनाया वो प्रांत कहलाएंगे। सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत बेचारा सिंपल है। सह प्रांत कहेगा मैं तो थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति हूं तो मैं समुच्चय बी को लेने वाला हूं। बी कौन सा गुरुजी? जो सेकंड नंबर पर लिखा गया, 1, 2, 3, 4 और फिर हम लोग लिखेंगे आपके 5 और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ साहब कि सह प्रांत का मतलब है बी पूरा कंप्लीट। चाहे संबंध बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो भी ठीक है। किसी का रिलेशन किसी के साथ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, हो रहा है तो भी ले लो, नहीं हो रहा है तो भी ले लो। तो हम लोगों ने 2 चीजें अभी पढ़ी। कितनी चीजें पढ़ी है? 2। हमने संबंध के अंदर प्रांत और सह प्रांत को पढ़ा। प्रांत क्या होता है साहब? प्रांत होता है इस ए में से लेना। प्रांत कहां से लेना? इस ए में से लेना। प्रांत इस ए में से लेना है और ए में से वो चीजें लेनी है जिनका संबंध आपने आगे बनाया। अभी हम लोग 2 वर्ड पढ़ेंगे, एक प्रतिबिंब पढ़ेंगे, एक पूर्व प्रतिबिंब पढ़ेंगे। एक प्रतिबिंब पढ़ेंगे, एक पूर्व प्रतिबिंब पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं सारी चीजें। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 अवयवों का आगे संबंध बना। इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 समुच्चय के अंदर बंद करते ही प्रांत कहलाएगा। सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत ये इधर पूरी चीज,
इधर कंप्लीट समुच्चय बी क्या होगा, से प्रांत होगा। आप कहोगे सर गुरुजी परिसर क्या होगा, तो परिसर भी बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। परिसर वो होगा जिसके सामने किसी का संबंध बना है। तो एक का संबंध तो किसी के साथ नहीं बनाता, तो परिसर हो गया आपके सामने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर क्या बन गया 6। ये हो गया परिसर। यहां तक आपको चीजें समझना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोले हैं मैंने आपके सामने। कोई ज्यादा चैप्टर बड़ा भी नहीं है, ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस भी इतने अच्छे हैं और क्वेश्चंस इतने सिंपल है जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चंस है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब कि हम लोगों ने संबंध पढ़ा कि एक का किसी बी के साथ संबंध होगा तो उसको दो रूप से लिखा जा सकता है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप लिखा। फिर इस जो संबंध बनने के बाद ये जो संबंध बना है आपके सामने, उसमें आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर, मैं आपको एक और बताऊंगा अभी इसके अलावा प्रांत और परिसर, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सह प्रांत में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। सह प्रांत तो जो दूसरे नंबर यहां लिखा जाएगा ना कंप्लीट, ये इधर वाली सारी चीज समुच्चय बी हमेशा ही क्या कहलाएगा आपका, सह प्रांत कहलाएगा। मेन मुद्दा है प्रांत। प्रांत हमेशा समुच्चय ए में से आएगा, परिसर हमेशा समुच्चय बी में से आएगा। प्रांत समुच्चय ए में से आएगा और परिसर कहां से आएगा, समुच्चय बी में से। समुच्चय ए में से प्रांत की वैल्यू कौन कौन सी होगी, जिनका संबंध किसी के साथ बना है। तो संबंध 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इन पांचों का आगे संबंध बना है, लेकिन 6 का किसी के साथ संबंध नहीं बना, तो ये प्रांत की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको आप प्रांत ले ही नहीं सकते। तो फिर आप 1, 2, 3, 4, 5 कोई लोगे, ये आपके प्रांत कहलाएंगे। से प्रांत अभी बोल दिया था, पूरी की पूरी चीज जो समुच्चय बी है। परिसर क्या होगा, इस बी समुच्चय में से वो लेना जिनका संबंध बन रहा है। तो संबंध किस किस का बना है, 2, 3, 4, 5 और 6। एक का संबंध किसी के साथ नहीं। कहीं से तीर आया क्या एक के ऊपर, आपने यहां से एक तीर मारा, यहां से आपने एक तीर मारा, जिधर से आप तीर मार रहे हो, जिन जिन को तीर मार रहे हो वो परिसर कहलाएंगे। जो तीर जाके आपने ठोका और किसी के सीने में लगा, तीर किसी के सीने में लगा, वो आपका परिसर कहलाएगा। अगर सीने में नहीं लग रहा, वो बच गया, मरा नहीं, इसका मतलब वो परिसर नहीं है। यहां पर एक को तीर लगा ही नहीं था, इसका मतलब ए आपका परिसर नहीं होगा। एक को नहीं ले सकते, बाकी 2 को तीर लगा है, आपने तीर मारा था, फिर 3 को लगा, 4 को लगा, 5 को लगा और 6 को तीर लगा, एक को नहीं लगा। तो जिन जिन को तीर लगा है दैट विल बी रेंज, जिसको आप लोग परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, परिसर बोलते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। प्रांत अभी बता दिया था। प्रांत जहां से आप तीर खींच रहे हो, आपने तीर कौन सा नंबर उठाया, 2 नंबर तीर उठाया, 3 नंबर तीर मारा, 4 नंबर तीर मारा, 5 नंबर तीर मारा, 1 नंबर तीर मारा, 6 नंबर तीर नहीं मारा ना। ये आपके सामने 6 तीर रखे गए थे, आपने 5 ही काम लिए। कितने काम लिए, 5। और ये बेचारा इसको तीर मार ही नहीं सकता, तो इधर से 6 बज गया, 6 तीर वहीं का वहीं पड़ा है। उधर सामने मरने वालों में कौन है, 1 बज गया, इसका मतलब बात खत्म। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको और बता देता हूं, आपको परिसर और ना ये जो प्रांत है उसको आपको बताया जा सकता है। आप जो ये चीज बना रहे हो ना, इसमें जो सबसे पहले नंबर पर लिखा गया 1, 2, 3, 4 और 5, सुनना, इस संबंध के अंदर जो रोस्टर रूप लिखा है उसमें जो पहले नंबर पर लिखे गए, कितने नंबर पर, पहले नंबर पर, कितने नंबर पर, पहले नंबर, पहले नंबर वालों को देखो, 1 नंबर पर, वो सारे के सारे आपके प्रांत कहलाएंगे। देख लो चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्रांत कहलाए। इसका मतलब गुरुजी जो 2 नंबर पर लिखा गया, बिल्कुल देखो 2 नंबर पर 2 लिखा गया, फिर 3 लिखा गया, फिर 4 लिखा गया, फिर 5 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया, ये आपका परिसर कहलाएगा। और 6 प्रांत तो बेचारा ये पूरा ही है। जो 2 नंबर समुच्चय होगा, बी नंबर समुच्चय होगा, जो सेकंड नंबर पर इधर लिखा है, वो सारा का सारा 6 प्रांत है। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई समस्या आएगी। इतने बेहतरीन तरीके से आपने संबंध और फलन को नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब बता देता हूं। आप क्या लिखोगे, एक का प्रतिबिंब, एक चीज लिखोगे सारी चीजें समझ आ जाएगी। एक का प्रतिबिंब 2 है तथा 2 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। 1 का प्रतिबिंब 2 है और तथा 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 1 है।
ये लो अभी मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ ये क्या लिखी है, पहले आप इनके ऊपर फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा के सीधा चलने वाले हैं संबंधों के प्रकार। समतुल्य, सम्मित और संक्रामक पढ़ने के बाद केवल और केवल क्वेश्चंस करने, 100% गारंटी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीधे खोपड़ी में टकराएंगे, सीधे के सीधे आपको याद तक हो जाएंगे इतने शानदार तरीके से। ठीक है, अब देखो एक का प्रतिबिंब कौन, एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब तीन, तीन का प्रतिबिंब, मतलब जिनका संबंध आगे बन रहा है, ये जो एरो जिधर की तरफ जा रहा है ना वो आपके प्रतिबिंब कहलाएंगे उस नंबर के। तो एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब तीन, तीन का प्रतिबिंब चार, चार का प्रतिबिंब पांच और पांच का प्रतिबिंब छह। लेकिन इनको उल्टा भी बोला जाएगा, दो का पूर्व प्रतिबिंब एक, तीन का पूर्व प्रतिबिंब दो, चार का पूर्व प्रतिबिंब तीन, पांच का पूर्व प्रतिबिंब चार और छह का पूर्व प्रतिबिंब पांच। एक का प्रतिबिंब दो, दो का पूर्व प्रतिबिंब एक, दो का प्रतिबिंब तीन, तीन का पूर्व प्रतिबिंब दो, तीन का प्रतिबिंब चार, चार का पूर्व प्रतिबिंब तीन, चार का प्रतिबिंब पांच, पांच का पूर्व प्रतिबिंब चार, पांच का प्रतिबिंब छह, छह का पूर्व प्रतिबिंब पांच। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। जो 11वीं क्लास में इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों ने बातें पढ़ी थी, संबंध की परिभाषा ये होती है वो होती है, परिभाषा काम नहीं आएगी ना। काम क्या आएगा, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट काम आता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया लेक्चर में। शुरुआत में आप देख लो आनंद आ गया होगा। अभी 1 जनवरी की शुरुआत, आप सोचो इस प्रकार से अगर हम लोगों ने 31 दिन तक, 31 तारीख इन तरीके से हम लोगों ने लेक्चर पढ़ लिया, अब मान के चलो आप मैथमेटिक्स में कहां से कहां पहुंचने वाले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मैं एकदम जमीन से उठाऊंगा पूरा खोद खोद के और टॉप लेवल तक, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है ना वहां तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। इतने सिंपल वे में मैथमेटिक्स, इतने बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको, अभी पूरा समय नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें पढ़ सको। अभी रिवीजन का टाइम है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। आप कौन सी चीजें पढ़ोगे और कौन सी छोड़ोगे ये मैं आपके सामने डिसाइड करने वाला हूं, चिंता मत करो। लैंग्वेज तक मैं करूं, मैं चाहता था लैंग्वेज नहीं करवाता तो भी 1 शॉट मेरा कंप्लीट हो सकता था। मैं केवल क्वेश्चंस की अगर 1 शॉट लेके आऊं ना तो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप लोग लैंग्वेज के पीछे नहीं पढ़ोगे तो जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आएंगे, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो वेरी शॉर्ट टाइप आएंगे, उन क्वेश्चंस का करोगे क्या? वो क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो उन लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी। रिवीजन का मतलब रैपिड रिवीजन इसी को बोला जाता है। उसके अंदर थ्योरी भी आनी चाहिए, उसके अंदर MCQ फिल इन द ब्लैंक्स भी आने चाहिए, क्योंकि आपके बुक में है नहीं तो वो भी आपको मैं अलग से करवाऊंगा। फिर आपको उसके अंदर NCERT का पूरा सार संग्रह आना चाहिए। कोई प्रश्नावली 1.1, 1.2 विविध है, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें करने चाहिए, कौन से अभी हमने नहीं करने चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मेरे को नहीं लगता कि जो भी बोर्ड के सामने आपके सामने चीज लिखी है, जो संबंध के बारे में मैंने जो बातें बताई आपको, क्योंकि 11वीं क्लास में कोई संबंध के प्रकार पढ़ाता नहीं है। मैंने तो बच्चों को पढ़ा रखे 11वीं क्लास के अंदर, लेकिन कोई ज़्यादातर पढ़ाते नहीं, कहते 12वीं क्लास में पढ़ लें। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ आपने अगर ये अब देख लिया तो संबंध की परिभाषा से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये बात ध्यान रखना। एक का प्रतिबिंब दो, दो का पूर्व प्रतिबिंब। कोई पूछ ले कि एक का प्रतिबिंब कौन है तो दो, दो का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, जिसका प्रतिबिंब होगा उसका उल्टा पूर्व प्रतिबिंब होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो एक का प्रतिबिंब दो, दो का पूर्व प्रतिबिंब हो गया एक, चार का प्रतिबिंब पांच, पांच का पूर्व प्रतिबिंब चार। और हम लोगों ने संबंध को कैसे डिफाइन किया कि एक का संबंध बन रहा दो के साथ, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध बन रहा तीन के साथ, दो का संबंध तीन के साथ, तीन का संबंध चार के साथ तो 3,4, चार का संबंध पांच के साथ तो 4,5, 5,6 तो 5,6। ये जो हमने ये रूप लिखा है वो रोस्टर रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? रोस्टर रूप। इसी रूप को मैं समुच्चय निर्माण रूप से भी लिख सकता हूं। इसी चीज को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा? x, y से। आपने पिछले साल समुच्चय चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर बहुत डिटेल से आपने चीजें पढ़ी होगी, उम्मीद है कि शानदार तरीके से। तो उसके लिए रोस्ट समुच्चय निर्माण रूप लिखने से पहले आपको यह करना पड़ेगा कि a के प्रत्येक अवयव को x मानना पड़ेगा, b के प्रत्येक अवयव को y मानना पड़ेगा। तो जो संबंध बन रहा है पहले x आ रहा फिर क्या आ रहा y। देखो पहले x आ रहा फिर क्या आ रहा y, क्योंकि 1,2 तो एक x है, दो क्या है y, तो x, y बन रहा। तो संबंध बना x, y। ये सच दैट इस प्रकार है कि x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 1 है। y का जो भी मान है जो सेकंड नंबर पर लिखा है वो x से 1 ज्यादा है। देखो y 2 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 3 है, x 3 है तो y 4 है,
x 4 है तो y 5 है, x 5 है तो y क्या 6। अब ये मत कहना अगर x 6 होगा तो y 7 होना चाहिए, तो 7 इधर मौजूद तो होना चाहिए y के अंदर, जो मौजूद नहीं उसका संबंध बनेगा नहीं। ऐसे तो आप बनाते जो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरे संबंध खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। ये समुच्चय निर्माण रूप आप लोगों ने लिख दिया। क्या लिख दिया? समुच्चय निर्माण रूप बन गया। होने में तो ऐसा हो सकता है एक का संबंध एक के साथ और बन जाए, एक का दो के साथ बन सकते, खूब सारे संबंध बन सकते हैं, उसमें नहीं। मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, चिंता मत करो आप लोग। मैं पहले संबंध के बारे में परिभाषाएं बता रहा हूं, किससे कितने संबंध बन सकते हैं, वो भी सारी चीजें रखूंगा। टेंशन बिल्कुल न को, टेंशन आपको लेनी है। सारे कंसेप्ट हम लोग इसी क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। फिर हम लोगों ने प्रांत, से प्रांत और परिसर पढ़ा। प्रांत क्या होता है गुरुजी? प्रांत वो होता है जो समुच्चय ए में काम लिया आप लोगों ने। काम किस किस को लिया? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। 1 2 3 4 5 ही काम लिया, 6 काम नहीं लिया, तो 1 2 3 4 5 प्रांत कहलाएंगे। से प्रांत ये पूरा का पूरा समुच्चय बी से प्रांत, चाहे काम लिया है तो ठीक, नहीं लिया है तो भी ठीक। परिसर क्या होता है? जो बी में काम लिया, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये बी कहलाएगा। 1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का प्रतिबिंब 2 है तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। क्या मेरे लाल और लालियों को कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? कितने शानदार तरीके से मैंने आपके सामने चीज़ों को रखा है। जो संबंध इतना बड़ा होता है उसको मैंने एकदम शॉर्टकट रख दिया है। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको प्रांत की परिभाषा रट दो, से प्रांत की रट लो, परिसर की रट लो, नहीं। आपको केवल और केवल कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। क्या संबंध के कंसेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए? संबंध का भी और कंसेप्ट है, वो मैं पहले आपको संबंधों के प्रकार लिखवा दूं, प्रकार के बाद उसके उदाहरण दे दूंगा, फिर एक दो जो कंसेप्ट बचेंगे वो कंसेप्ट कर उसके क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा इसी क्लास में, छोटे छोटे जो बन सकते हैं वो करवा दूं। फिर हम लोग फलन के ऊपर चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा आपको आधे घंटे तो संबंध के बारे में और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन जो टॉपिक है ना वो संबंधों के प्रकार है। हमें संबंध नहीं पढ़ना, हमें संबंधों के प्रकार पढ़ना। फिर कोई बच्चा कहते फिर संबंध क्यों पढ़ा है? तो पहले कोई पर्सन आएगा, उसका संबंध बनाना तो आना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं उसका रोस्टर रूप क्या बनेगा, फिर आपने क्यों पढ़ा संबंध? संबंध बनाना ही नहीं आता, किसका किसके साथ संबंध बनेगा, रिलेशन किसका किसके साथ बनेगा, कौन सा समुच्चय का प्रांत कहलाता, परिसर कहलाता, से प्रांत कहलाता, तो फिर मामला गड़बड़ नहीं होगा क्या? क्योंकि सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तब भी हो सकते हैं जब उसका रोस्टर रूप आएगा आपके पास। सौतुल्य, संक्रामक और सम्मित तभी आप सिद्ध कर सकते हो, तभी आप चेक कर सकते हो, तभी आप उसके ऊपर बात कर सकते हो जब आपके पास उसका रोस्टर रूप आएगा। बिना रोस्टर रूप के वो सौतुल्य, संक्रामक और सम्मित हिलेगा तक नहीं। तो फिर तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको सारी चीजें, और मैं तो जीरो से लेवल से लेके चलूंगा। मैं सीधे ही बोल दूं संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, बच्चों का सीधा सीधा कमेंट आ जाएगा सर संबंध क्या होता है, पहले ये तो बताओ। आप ये भरोसे मत रहो कि हम लोगों ने 11th पढ़ी है, हमें आज से 3 महीने की चीजें पहले की याद नहीं है, तो हम लोग आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप लोगों को हमें साल 1.5 साल पहले की 11वीं चीजें याद होगी? ये बात तो मैं भी मानता हूँ। भाई आपने अगर समुच्चय कब पढ़ा था? आपने पहला दूसरा चैप्टर शुरुआत 11th पढ़ा, जब आप जुलाई में गए जुलाई में पढ़ लिया, तो पिछले साल का इस साल का पूरा 1.5 साल हो गया आपको। अभी 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, आधी साल वो और 1 साल पूरी 2024। मामला गड़बड़ नहीं हुआ? 11th क्लास पहले पढ़ी थी आप लोगों ने, पिछली जुलाई को, इस जुलाई को तो आपने 12th शुरू की थी। तो इसीलिए है आपके सामने जितने भी कंसेप्ट लिखे गए हैं, आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठें, उनके अंदर शॉर्टकट के अंदर जो बातें मैंने बोली है उनको लिखेंगे और शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह या लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लें, कैसे भी कर लें, XYZ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके संबंध से रिलेटेड प्रकार जो चीजें हैं वो है, और संबंध के प्रकार हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक क्या होता है, और एक वर्ड हम लोग और पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तो बढ़िया तरीके से इनको देखो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं आपके संबंधों के प्रकार। अब देखो हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके संबंधों के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 1.1 का जो प्रत्येक सवाल होगा ना वो इसी के आधार पर होगा कि आपको चीजें करनी पूछेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपके संबंधों के प्रकार से। ठीक है, तो आप लिखोगे संबंध के प्रकार। हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है? संबंध के प्रकार। हमारी जो हेडिंग रहेगी वो है आपके संबंध के प्रकार। पहली बात तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोगों ने एक संबंध मान लिया है R। क्या मान लिया है? R। और R में जो संबंध बन रहा है वो एक मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने एक संबंध मान लिया है R।
और वो संबंध है आपका ए से ए में। ए से ए में संबंध है, ध्यान रखना क्या है क्या नहीं। हम लोग संबंध के अंदर पहली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो होगी आपके समतुल्य संबंध। हमारी जो हेडिंग रहने वाली है समतुल्य संबंध। क्या होता है समतुल्य संबंध? वो आपको अभी थोड़ी सी चीजें ऐसे लगेगी कि थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें, थोड़ा सा दिमाग में कम घुस रही बातें, लेकिन मैं वादा करता हूं अगली स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, 4 से 5 एग्जाम्पल। आपको कि सर आनंद आ गया, इतनी सिंपल चीजें हैं क्या ये? बिल्कुल सर। ठीक है, आप लिखोगे यदि ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है ए में से, अतः आर एक समझते जाएं, चिंता मत करो। यदि ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है किसमें से? ए में से, अतः आर एक समतुल्य संबंध। आपको सर ए कोमा ए क्या? खुद का खुद के साथ संबंध, दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं उस भाई साहब को, खुद का खुद के साथ संबंध। जैसा एक का एक के साथ संबंध हो गया, दो का दो के साथ संबंध है, तीन का तीन के साथ संबंध, मैं भी बताऊंगा, चिंता मत करो। एक का एक के साथ संबंध हो रहा है, दो का दो के साथ हो रहा है, तीन का तीन के साथ। खुद का खुद के साथ होना जरूरी है। अगर किसी ने सपोज खुद का खुद के साथ भी संबंध बना लिया और किसी दूसरे के साथ भी रिश्ता बनाने में तुलव है, तो भी वो आपका क्या है? समतुल्यता है साहब। समतुल्य में हम लोग एक चीज समझेंगे, खुद का खुद के साथ हो जाना चाहिए। ए का एक के साथ संबंध, बी का बी के साथ संबंध, सी का सी के साथ संबंध। हम लोग यहाँ एक्स कोमा वाई नहीं लेकर यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने बोला है वो ए कोमा ए बोला, ए कोमा बी बोला, बी कोमा सी बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करिए आप लोग। यदि ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है ए से, अतः आर एक समतुल्य संबंध है। क्वेश्चंस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। अगली स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। खुद का खुद के साथ संबंध हो जाना चाहिए, हम लोग उसके ऊपर डील कर लेंगे। दूसरे अगर हम लोग संबंध की बात करें, नंबर 2, नंबर 1 हम लोगों ने कर ली, और दूसरा संबंध है आपका सममित संबंध। दूसरा कौन सा संबंध है? सममित संबंध। ये क्या होता है साहब? ये भी बता देते हैं क्या समस्या। आप लिखोगे यदि ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए ए में से, ठीक है, 1 मिनट, ए नहीं रे, आर में से, रिलेशन में से, ठीक है, यहां आर लेना, सॉरी गलती होगी। रिलेशन जो बनेगा, ए का एक के साथ संबंध बन रहा है तब ये आपका समतुल्य है। एक का संबंध बी के साथ बन रहा है तो बी का संबंध भी क्या बनना चाहिए? ए के साथ बनना चाहिए। अतः आर एक सममित संबंध है। अतः आर एक सममित संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि ए का एक के साथ संबंध बन रहा है, खुद का खुद के साथ संबंध बन रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य संबंध कहलाएगा। खुद का खुद के साथ संबंध बन रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य संबंध कहलाएगा। ए का एक के साथ संबंध वो उस आर में से बिलोंग करना चाहिए। जो हम आर बनाएंगे ना, रोस्टर रूप बनाएंगे, उस आर में दिखाई देना चाहिए। दिखाई क्या देना चाहिए? सपोज किसी समुच्चय में 1 2 3 अवयव है, 1 2 3, तो एक का एक के साथ बनेगा, दो का दो के साथ बनना चाहिए, तीन का तीन के साथ बनना चाहिए। तीनों अवयव खुद का खुद के साथ, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। तो स्वयं का स्वयं के साथ अगर कोई संबंध बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, उस कैटेगरी में वो आपका समतुल्य संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतुल्य संबंध कहलाएगा। सममित संबंध क्या होता है? खुद का खुद के साथ नहीं। सपोज दैट मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो, तो बात ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे से बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आपसे बात करने का फायदा क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर मेरा संबंध आपके साथ है तो आपका संबंध मेरे साथ है। जैसे आप लोग सपोज बात करते हो पति पत्नी की या भाई बहन की,
चाचा चाची की, जितना पति का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ होता है उतना पत्नी का रिश्ता अपने पति के साथ होता है। इसका मतलब संबंध बना के नहीं बना। ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध ए के साथ, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध ए के साथ, इसका मतलब वो सममित संबंध है। कहने का तात्पर्य एक का संबंध दो के साथ बन रहा है तो दो का परम कर्तव्य बन रहा है कि वो किसके साथ संबंध बनाए, एक के साथ। तो एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ अगर बना हुआ दिखाई दिया, दो का संबंध सपोज देर तीन के साथ बन रहा है तो तीन का संबंध भी किसके साथ बनना चाहिए, दो के साथ। एक का संबंध तीन के साथ बन रहा है तो तीन का संबंध किसके साथ बनना चाहिए, एक के साथ। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज हुई तो उस कंडीशंस में हम लोग बोलेंगे सममित संबंध। ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना जरूरी है। अगर ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध ए के साथ नहीं हुआ, ये नॉट ऐसे आ गया, नॉट बिलोंग्स टू, आपने पढ़ा था ना, ये बिलोंग का साइन होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू साइन होता है। अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशंस में आप लोग कहेंगे ये आपका क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। मेरे लाल और लाली इस बात को समझे कि नहीं समझे मुझे बता दो, मुझे ये बात बतानी बहुत जरूरी है आपको। अभी हम लोग एक मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीजें आएगी, सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा संक्रामक संबंध। ये आपका खून चूस लेगा, आपको हर बार परेशान करेगा, आप खुद सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे कि सर ये क्यों हो गया। ठीक है, तो हमारा जो अगली हेडिंग रहने वाली है नंबर 3 जो संबंध का प्रकार है तो उसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध। क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। क्या बोलेंगे आपके, संक्रामक संबंध बोलेंगे। ये बड़ा थोड़ा सा क्या होता है कि अजीब सा रिश्ता करता है। रिश्ता कैसे, आपका संबंध मेरे साथ है, मेरा संबंध आपके साथ है, आपका संबंध किसी और के साथ है, तो ये कहना चाहता है कि मेरा संबंध उस तीसरे के साथ हो जाए। मेरा संबंध किसके साथ हो जाए, तीसरे के साथ। तो कहने का मतलब ये हो, सपोज दैट उम्मीद ये करिए कि आपका संबंध आपके पापा के साथ है और आपके पापा का संबंध आपके मम्मी के साथ है, तो मम्मी और आपका संबंध है या नहीं, माता और बेटे का संबंध हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी कोमा सी अगले के साथ बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक क्या है आपका, संक्रामक संबंध। समझ लो, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको ना, परेशान करूंगा नहीं, क्योंकि मेन यही है सबसे ज्यादा। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात हम लोग लेके चले ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपको परेशान करेगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, सवाल में पूछेगा आप लोगों से। समतुल्य और सम्मित इजी वे में आ जाता है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है कि संक्रामक थोड़ा सा काबू में कम आता है, थोड़ा सोचने के ऊपर मजबूर करेगा। कभी कभी आपको ये लगे ये क्यों हो गया, है ना, उसके ऊपर संदेह होने लग जाएगा आपको। इसी संदेह को मैं आपके क्लियर कर देता हूं। कहने का मतलब है कि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तो इन दोनों को हटा दो तो ए का संबंध किसके साथ हो जाना चाहिए, सी के साथ। तो उस कंडीशंस में आर एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हो, देखो, अगर एक का संबंध बन रहा दो के साथ और दो का संबंध बन रहा तीन के साथ, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध तीन के साथ, तो 100% उस रिलेशन आर के अंदर एक का संबंध तीन के साथ बनना चाहिए। भाई एक का दो के साथ बन रहा है, दो का तीन के साथ बन रहा है, तो एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, दो से दो हटा तो एक का संबंध किसके साथ बना, तीन के साथ। तो एक का संबंध तीन के साथ अगर उस फ्रेम में मौजूद हुआ, उस संबंध में मौजूद हुआ, उस रिलेशन में मौजूद हुआ, तो आप पक्की बात कहेंगे कि वो आपका एक संक्रामक संबंध है। अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं। एक संक्रामक के बारे में और बात भी लिखूंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। एक बात बता दो कैसे, एक का संबंध दो के साथ बन रहा है और दो का आगे किसी के साथ संबंध नहीं बन रहा है, तो भी वो आपका ध्यान रखना संक्रामक होगा, क्योंकि वो कंडीशन ही पैदा नहीं हुई ना आगे। एक का संबंध दो के साथ है और दो का संबंध आगे किसी के साथ बन ही नहीं रहा, तो बेचारा एक किसके साथ संबंध बनाएगा। तो मैं अभी बात बताने वाला हूं आपको, चिंता मत करो आप लोग, वो भी आप टेंशन लो ही मत। तो 3 हम लोगों ने पढ़ लिए और 4 नंबर चौथी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथी चीज क्या पढ़ेंगे, वो है आपका एक
तुल्यता संबंध। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक आपके तुल्यता संबंध। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आपके तुल्य संबंध। तो इस तुल्यता संबंध को क्या बोलेंगे? यदि R एक समतुल्य संबंध, यदि R एक समतुल्य संबंध कोमा सममित संबंध तथा संक्रामक संबंध तीनों हो तो R एक तुल्यता संबंध होगा। अगर कोई संबंध आपको दिया गया, वो समतुल्य भी हो गया, वो सममित भी हो गया, वो संक्रामक भी हो गया, इसका मतलब वो तो एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए पहले आपको उसको समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, समतुल्य के बाद सममित सिद्ध करना पड़ेगा, सममित के बाद संक्रामक, संक्रामक के बाद तुल्यता संबंध। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अगर वो सममित, संक्रामक और समतुल्य तीनों है, इसका मतलब वो क्या है आपका तुल्यता संबंध, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये बात भी हम लोगों ने कर ली। 4 आपके फलन के बारे में है और एक चीज आप लोग नोट लगा के लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नोट में क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं बता देता हूं आपको। नोट में यदि A, B बिलोंग कर रहा है R से तथा B, C बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो भी R एक संक्रामक संबंध होगा। अगर A का B के साथ संबंध बन रहा है और B का C के साथ बन ही नहीं रहा, भाई अब कहने का मतलब ये है कि 2 का संबंध 3 के साथ बन गया और 3 का किसी का आगे संबंध बन ही नहीं रहा, तो बेचारे उसने तो अपनी कैटेगरी पूरी कर ली है ना, कि 1 का संबंध 2 के साथ है, अब 2 का संबंध आगे किसी के साथ बने ही नहीं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि 1 का संबंध B के साथ बन जाए और B का C के साथ बन जाए। अब B किसी के साथ आगे संबंध बना ही नहीं सकता, तो 1 किसके साथ संबंध बनाएगा, इसका मतलब वो अपने आप ही क्या कहलाएगा, आपका एक संक्रामक संबंध होगा। इस बात को आप लोग नोट करेंगे, कहीं एनसीईआरटी में दे नहीं रखी होती, फिर एक क्वेश्चन टीचर जब करवाते हैं और बोलते हैं ये देखो आपके संक्रामक है, तो बच्चों के दिमाग में घूमती है बातें कि ये संक्रामक क्यों हुआ, ये संक्रामक क्यों हुआ, उनके मन में ये हमेशा ही डाउट रहता है। क्या आपको संबंधों के प्रकार समझ में आए कि नहीं आए? ज्यादा भाषा अब इसकी बची हुई भी नहीं है संबंध की, तो अभी फलन तो पूरा पढ़ना, हमें फलन और पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध से रिलेटेड कोई समस्या आपको आएगी नहीं। हल्की फुल्की 2-4 बातें और है संबंध के बारे में कि कितने संबंध बन सकते हैं टोटल, वो संबंधों की संख्या वगैरह क्वेश्चंस भी करवा दूंगा उसका, तो वहां से क्लियर हो जाएगी आपके, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो हम लोग अगली स्लाइड में बात कर लेंगे। मेन मुद्दा पूरी 1.1 प्रश्नावली है, ध्यान रखना। ये जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट आपको 1.1 के सारे सवाल बता देंगे, और ज्यादातर ये जो 2 नंबर का सवाल आता है इसका ही आता है। वो 1 की और आच्छादक वाला जो सवाल आता है ना, वो सवाल आ जाता है आपके एबेसद में, ठीक है। बाकी इसका सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसकी चीजें पूछी जाती है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ध्यान रखना। तुल्यता संबंध, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने संबंध के प्रकार पढ़े। अगर किसी का खुद के साथ ही संबंध बन रहा है, खुद के साथ संबंध बन रहा, समतुल्य होगा। A का B के साथ संबंध है, तो देखो उसका उल्टा भी संबंध उसके अंदर मौजूद है क्या? जैसे 1 का 2 के साथ संबंध है, तो 2 का क्या 1 के साथ है क्या? तो 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होना चाहिए। अगर 1 का B के साथ है तो B का 1 के साथ होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक में क्या होगा, 1 का संबंध B के साथ है और B किसी तीसरे के साथ और संबंध बना रहा है, तो ये चीजें कट जाएगी, तो 1 का संबंध C के साथ होना चाहिए,
तो वो आपका संक्रामक कहलाएगा। और अगर ये भी समतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है, संक्रामक, तीनों चीजें उसने आपने वेरीफाई कर दी, उस संबंध के अंदर ये तीनों लागू हो रहे हैं, इसका मतलब एक तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा? तुल्यता संबंध। और नोट में यदि A, B बिलोंग कर रहा R से तथा B, C बिलोंग नहीं कर रहा उस R में से, तो भी R एक संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि बेचारे इसने अपना प्रॉमिस निभाया है। उसने कहा कि मैं A का B के साथ संबंध, एक ने B के साथ संबंध बना लिया और B को बोला चल बेटा आगे और संबंध बना किसी के साथ, तो B किसी के साथ संबंध बना ही नहीं रहा, B किसी के साथ और संबंध बना ही नहीं रहा, तो बनेगा कहां से? तो बना नहीं रहा, तो ये तो अपने हिसाब से चलाएं। तो उसमें जैसे एक का संबंध दो के साथ है, दो का किसी के साथ आगे बना ही नहीं है, तो भी आपका वो एक संक्रामक कहलाएगा। मैं अगली स्लाइड में आपको पहले इसके एग्जाम्पल समझा देता हूं। मैंने आपको बोला था अभी संबंध की चीजें बता देता हूं, संबंध की चीजें नहीं, इसके पहले आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। 4 या 5 एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं, उन एग्जाम्पल को समझाने के बाद में फिर हम लोग आपके संबंध के 2-4 बातें जो बची हुई है, कितने संबंध बनेंगे A से B में संबंधों की संख्या, छोटा सा एक AB से कोई आपसे पूछ ले वो बता दूंगा, फिर संबंध के जितने नोट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी वन शॉट के अंदर अभी फलन भी पढ़ना है। आप सोचो मैं कितने शानदार तरीके से आपको लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हूँ, इसी तरीके से हमारी जर्नी चलती जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके सामने साहब संबंध के प्रकार के बारे में जो चीजें मैंने लिखी हैं, उनको आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, और एक भी चीज में आपके डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी है मेरी। ज्यादातर ये चीजें अगले एग्जाम्पल में समझ में आएगी, एग्जाम्पल में नहीं आएगी तो उन क्वेश्चंस में आएगी, जब हम लोग वन शॉट आपके एनसीईआरटी के लेके आएंगे, वहां आपके शानदार चीजें और क्लियर होगी, गारंटी है मेरी। करो साहब, यहां तक करो, पहले तो ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह और शॉर्टकट में शॉर्ट नोट्स बना लो। ये शॉर्ट नोट्स ही आपके ध्यान रखना, बच्चे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। ये लो, बच्चों ने तो बनाए नहीं, आपके टीचर ने आपके लिए बना दी, आपके भाई ने आपके लिए बना दी, और क्या चाहिए आपको? ये शॉर्ट नोट्स ही है, वरना इनको तो कितना तो लिखवाया जाता है, 2-2 3-3 दिन लगते हैं एक एक इतनी बातें लिखवाने में, वरना देख लो शॉर्टकट में समझा दिया आपको, कोई समस्या भी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके? बिल्कुल हो जानी चाहिए एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से संबंध के प्रकार वगैरह आप लोग समझ लिए होंगे। अगली स्लाइड में ये समतुल्य, सम्मित और संक्रामक का लोचा क्या है, कैसे समझ में नहीं आता, उसके एग्जाम्पल मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर हम लोग संबंध और फलन, संबंध के बारे में कुछ बातें और पढ़ेंगे, और फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा फलन। अब देखो, हम लोग आपके जो अभी हमने समतुल्य, सम्मित और संक्रामक जो संबंध पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल समझते हैं। हमने भी प्रकार पढ़ लिए थे, प्रकार आपको कैसे समझने हैं वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में। ऐसे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखे हैं। एक एग्जाम्पल लिया, एक समुच्चय दिया, 1 2 3, उसके अंदर कितने अवयव हैं? 3 हैं, और संबंध बन रहा है एक का एक के साथ, मतलब समुच्चय A भी A है और समुच्चय B भी A है, तो एक का एक के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ भी और बन सकता है। अलग अलग संबंध आपके साथ बनते जाएंगे, और पहला रिलेशन आपके साथ में है, तो हम लोग इसमें तीनों चीजें चेक करेंगे, कौन सी है कौन सी नहीं। ठीक है, मेरे को लिखना तो आगे चाहिए था, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूंगा, जगह है तो, वरना यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ, कोई समस्या है नहीं। ठीक है, बाकी के मैं उत्तर सामने लिख दूंगा कौन से हैं कौन से नहीं। पहले हम लोग आपके समतुल्य के ऊपर चर्चा कर लेंगे, चारों के चार, पांचों के पांचों एग्जाम्पल के ऊपर, और फिर हम लोग दूसरी चर्चा भी कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग 5 के नीचे आंसू लिख देते, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से ध्यान देना, एक एक चीज को समझना। समतुल्य हम लोगों ने पढ़ा था, समतुल्य का मतलब होता है कि एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, बाकी हमें किसी लोगों से मतलब नहीं। तो यहां पर देखो, एक का एक के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ। भाई अगर ये 1 2 3 है तो 1 का 1 के साथ संबंध बढ़ना चाहिए, 2 का 2 के साथ बढ़ना चाहिए, 3 का 3 के साथ संबंध बढ़ना चाहिए, और अगर खुद का खुद के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ अगर संबंध बन रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य है। इसका मतलब पहले एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग लिख सकते हो समतुल्य है। क्या लिख सकते हो? समतुल्य है। सममित भी चेक कर लेते हैं। सम्मित क्या चेक किया था साहब? सम्मित ने बोला था अगर ए का संबंध बी के साथ बन रहा है तो बी का संबंध भी ए के साथ बनना चाहिए, कंपलसरी है। मेरा संबंध आपके साथ है तो आपका संबंध मेरे साथ है। जैसे 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखना, चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो,
इस चीज को चेक करो, एक का संबंध किसके साथ है? दो के साथ है। तो क्या इस संबंध के अंदर दो का संबंध एक के साथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं साहब, कहां है दो का संबंध एक? एक चीज तो यहां पर भी फेल होगी, दूसरी यहां पर भी फेल हो रही। देखो, एक का संबंध तीन के साथ है, तो तीन का संबंध किसके साथ होना चाहिए था? एक के साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? उल्टा होना जरूरी है। दो तीन के साथ कनेक्ट है तो तीन दो के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहां बात बनी ही नहीं। एक का संबंध दो के साथ तो है, लेकिन दो का संबंध एक के साथ यहां कहीं पर भी मौजूद नहीं है। एक का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध एक के साथ इसमें कहीं मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग लिख सकते हो सममित नहीं है, सममित नहीं है। फिर कोमा हम लोग लगाएंगे। मेन मुद्दा होता है संक्रामक चेक करना। सबसे इंपॉर्टेंट, आप समतुल्य और सममित को पहचान लोगे, संक्रामक आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा और आपको थोड़ा सा परेशान करने में आपको आनंद आएगा। इसको ध्यान रखना। संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध होना चाहिए ए के साथ, तो बी का संबंध सी के साथ होना चाहिए, तो फिर ए का संबंध किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। चेक करो सर, एक का संबंध है दो के साथ, तो दो का तो संबंध आगे किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक है। आप कहोगे सर गुरुजी रुकिए थोड़ा सा, होल्ड ऑन, आपने यहां पर हमारे लिए दुविधा खड़ी कर दी। मैं कहूंगा क्या दुविधा खड़ी कर दी? कि आपने बोला था एक का संबंध दो के साथ हो रहा, तो दो का संबंध आगे किसी और के साथ होना चाहिए था ना। आप कहोगे सर है ना दो का संबंध दो के साथ, नहीं, एक का संबंध बी के साथ है तो बी का सी के साथ होना चाहिए, दूसरे वाला ये दूसरे वाला तीसरे के साथ संबंध बनाना चाहिए। ये तो स्वयं का स्वयं के साथ हो गया ना। और मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी, याद हो तो, अगर ए का संबंध बी के साथ बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी का संबंध सी के साथ अगर बिलोंग नहीं कर रहा है आर के साथ, तो भी आप लोग इसको क्या बोलोगे? संक्रामक बोलोगे। आप अगर पहले वाली स्लाइड के ऊपर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास स्लाइड लाने के लिए ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं रही, भाई इसने तो अपना काम कर दिया ना, एक ने दो के साथ संबंध बनाया, अब दो बेवकूफ है, किसी के साथ संबंध बना ही नहीं रहा, तो एक किसके साथ संबंध बनाएगा? तो भी आपका क्या हो जाएगा? संक्रामक है। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है वो समझ में आया होगा। पहला समतुल्य है, सम्मित है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। इस बात को ध्यान रखना। सम्मित इसीलिए नहीं है क्योंकि एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध इसमें तीन के साथ नहीं बन रहा। आप लोग आराम से इसको चेक कर लो, एक बार आराम से आप लोग इसको क्या कर लो? चेक कर लो। आप चेक कर सकते हो इसको। अब हम लोग अगर अगले में चले, अगले में क्या बोला गया? आपको चेक करना है समतुल्य। पहली बात तो मुझे बताओ समतुल्य है कि नहीं? समतुल्य का मतलब क्या हुआ था? खुद का खुद के साथ संबंध। तो एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। हाँ साहब, एक का एक के साथ है, लेकिन इसमें दो का दो के साथ संबंध नहीं है, तीन का तीन के साथ नहीं, तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बना ही नहीं। इसका मतलब समतुल्य नहीं है। मैं इनको क्वेश्चंस करवाऊंगा जब एनसीईआरटी का वन शॉट आपके सामने लेके आऊंगा, तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से और समझ में आएगा। चिंता मत करो। आप लोग लिखोगे समतुल्य नहीं है। आपको सर क्या सममित है क्या? चेक कर लेते हैं। देखो सर, एक का संबंध दो के साथ है तो उल्टा होना चाहिए। क्या दो का संबंध एक के साथ है क्या? बिल्कुल इस बार उल्टी बात। एक का संबंध दो के साथ तो दो का संबंध एक के साथ, ये रहा। इसका मतलब आप लिख सकते हो सममित है। तथा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। समतुल्य चेक करते हैं। बताओ समतुल्य है, संक्रामक है या नहीं, ये बताओ मुझे। चेक करके बताओ। देखो, दो का संबंध एक के साथ है, एक का संबंध दो के साथ है और दो का संबंध किसके साथ है? एक के साथ है। तो आगे रिलेशन तो बना ही नहीं ना आपके पास। आगे तो ये तीसरी बात आनी चाहिए थी। ये तो ए है, ये बी है, और ये बी है तो ये सी। इसका मतलब इसका आगे रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो आप लोग लिखोगे संक्रामक नहीं है। क्या लिखोगे? संक्रामक नहीं है। हर चीज को ध्यान से देखो और समझो क्या है क्या नहीं। मैंने आपके सामने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल में आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं सब। बोलो।
अब इस चीज को देख लो ना, वरना एक चीज सोचो, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ, एक का एक उल्टा देखो, दो का संबंध एक के साथ है तो एक का संबंध दो के साथ है, तो एक से एक कटा, दो का संबंध दो के साथ होना चाहिए था, कहाँ है इसका दो का संबंध दो के साथ। भाई आप ये सोचो कि दो का संबंध एक के साथ है और एक का संबंध दो के साथ, आप इस चीज को कैंसिल करोगे तो दो का संबंध किसके साथ होना चाहिए, दो के साथ बिलोंग करना चाहिए आर में से, लेकिन ये तो यहां पर बिलोंग कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अगला चेक करके बताओ मुझे, थर्ड वाला सोचो पहले आप खुद, फिर हम लोग बात करेंगे 1,2 और 2,1। चेक कर लो। पहली बात तो हम लोग स्पष्ट लिख सकते हैं इसके अंदर ये समतुल्य नहीं है, और शायद ये बात आपके एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग लिखोगे समतुल्य नहीं है। समतुल्य क्यों नहीं है सर? क्योंकि खुद का खुद के साथ होना चाहिए था, एक का एक के साथ होना चाहिए था, दो का दो के साथ होना चाहिए, तीन का तीन के साथ होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर मौजूद नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर यह चीज जरूर कह सकता हूं, सममित है। तथा सममित क्यों है सर? क्योंकि देखो एक का संबंध किसके साथ बन रहा है, दो के साथ, तो दो का संबंध किसके साथ बन रहा है, एक के साथ। उल्टा बनना चाहिए ना, एक दो के साथ संबंधित है तो दो एक के साथ होना चाहिए, उल्टा उसका मौजूद है, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक क्या कहता है सर? संक्रामक कहता है कि देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ, तो एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, वो यहां मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब आगे गाड़ी क्या हो गई, फेल हो गई। तो यहां पर आप लिखोगे संक्रामक नहीं है। चिंता मत करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए तो आप इतना याद रख लो कि समतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद के साथ संबंध। सममित का मतलब क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। और समतुल्य कहता है कि तीनों चीजें भी अलग अलग आनी चाहिए। मैं किसी के साथ संबंध बना रहा हूं तो वो आगे किसी के साथ बनाए, तो तीसरे का पहले के साथ संबंध बनना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना। देखो साहब, हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और चौथा एग्जाम्पल क्या है आपके 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 है। पहली बात तो क्या मैं यहां पर यह कंफर्म कर सकता हूं कि यह समतुल्य है? क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं सारे के सारे बच्चे? समतुल्य क्यों है? देखो एक का संबंध एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। लेकिन मैं यहां पर यह चीज लिखूंगा सममित नहीं है। सममित नहीं है। तथा सममित क्यों नहीं है साहब? आप इस चीज को चेक करो। एक का संबंध दो के साथ है, तो क्या इस पूरी सीरीज के अंदर दो का संबंध एक के साथ होना चाहिए था ना भाई? अगर एक संबंध बना रहा दो के साथ, तो दो किसके साथ संबंध बनाना चाहिए, एक के साथ। वो तो यहां मौजूद ही नहीं। इसका मतलब सममित तो नहीं। संक्रामक चेक करो, संक्रामक चेक करो सब, संक्रामक चेक करो, और संक्रामक है। अब मैं आपको बताता हूं संक्रामक क्यों है। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप इस चीज के ऊपर गौर करो थोड़ा सा। एक का संबंध दो के साथ है, तो दो का संबंध आगे किसी के साथ बना ही नहीं, दो का संबंध आगे किसी के साथ बना ही नहीं, दो का किसी के साथ संबंध आगे बना ही नहीं। तो अगर कोई ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में से, और बी आगे सी से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो भी वो संक्रामक है। मैंने नोट डाल के आपको बात लिखवाई थी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड के ऊपर। याद रखेंगे आप इस बात को। इस चैप्टर में कुछ बातें ऐसी है जो माइंड में रिमाइंड होनी जरूरी है और माइंड में याद होनी जरूरी, वरना यह चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा आपको कुचल कर। पूरी एक्सरसाइज का इकलौता ऐसा चैप्टर जो सबसे सिंपल है, लेकिन बच्चों को बहुत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है ये चैप्टर। तो कृपया करके थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, ढंग से करिए इसको, ठीक है। अब आपके सामने एक लास्ट एग्जाम्पल है, मुझे बताइए उसके बारे में। फटाफट देखो इसको और मुझे चीज़ें बताओ कि अगले में क्या होगा। बोलो बोलो साहब, लास्ट में बोलो। लास्ट में पहले समतुल्य चेक करना, तो खुद का खुद के साथ संबंध ये रहा, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। तो आप लिखेंगे समतुल्य है। संक्रामक चेक करो साहब। संक्रामक के लिए क्या होता है, सॉरी सम्मित के लिए
एक का संबंध दो के साथ है तो दो का संबंध किसके साथ हो गया, एक के साथ। सम्मित के लिए क्या होता है, उल्टा भी तो होना चाहिए। एक का संबंध दो के साथ तो दो का संबंध किसके साथ हो गया, तीन के साथ। इधर भी देख लो, दो का संबंध तीन के साथ है तो तीन का संबंध किसके साथ है, दो के साथ। अगर ये होता और आगे नहीं होता तो ये सम्मित नहीं होता, क्योंकि उल्टा होना जरूरी है। आपको सर इनके तो उल्टे नहीं, तो 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है, 3,3 का उल्टा 3,3 होता है। तो एक का संबंध दो के साथ है, दो का तीन के एक के साथ हो गया, दो का तीन के साथ है, तीन का दो के साथ हो गया। इसका मतलब आप लोग यहां से लिख सकते हो सममित है। क्या लिख सकते हो आप लोग, सममित है। अब एक लास्ट चेक करना, संक्रामक। बताओ साहब संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। देखो समझना, एक का संबंध दो के साथ बना, दो का संबंध एक के साथ बना। अब इन चीजों को कंपेयर करोगे तो एक का एक के साथ संबंध है, यहां तो गाड़ी पास हो गई, हुई गाड़ी पास। सॉरी ये संक्रामक नहीं है ना, आप अभी गलती कर देते हम लोग। मैं बताता हूं संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है, देखो अब इस चीज के ऊपर गौर करो। मैं जिसके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं उसके ऊपर देखो, एक का संबंध दो के साथ है और दो का संबंध किसके साथ है, तीन के साथ। भाई एक का संबंध दो के साथ है और दो का संबंध किसके साथ है, तीन के साथ। भाई आगे एक के बाद में, क्योंकि ये अगर आपने ले ली तो ये सेम हो गया। एक का संबंध बी के साथ, देखो एक का संबंध बी के साथ, तो बी का संबंध आगे सी के साथ, नए के साथ होना चाहिए। तो बी का संबंध सी के साथ, बी का संबंध सी के साथ। तो अगर एक का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ में है, तो एक का संबंध तीन के साथ होना चाहिए था। क्योंकि यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और 2,3 बिलोंग्स टू आर है। तो 100% श्योर है कि एक का संबंध किसके साथ होना चाहिए था, तीन के साथ होना चाहिए। 1,3 बिलोंग करना चाहिए था आर में से। क्या 1,3 इस पूरी सीरीज में मौजूद है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। मैंने जी जान लगा दी आपको सम्मित, समतुल्य और संक्रामक समझाने के लिए, और मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला वर्ड होगा संक्रामक। इसकी थोड़ी सी पहचान करना, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, वहां पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कृपया करके एक बार इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख सकते हो और समझ सकते हो। समतुल्य का मतलब खुद का खुद के साथ संबंध, सम्मित का मतलब मेरा आपके साथ संबंध, तो आपका मेरे साथ भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ताली दोनों हाथों से बजेगी। एक का बी के साथ है तो बी का उल्टा भी होना चाहिए। और संक्रामक पूरा अलग ही चल रहा, थोड़ा ध्यान रखना। और अगर किसी में तीनों में हाँ लिख रखी है, तीनों में हाँ है क्या कहीं पर, तीनों में तो शायद हाँ मैंने कहीं पर भी नहीं लिखी है। अगर तीनों ही हाँ लिख देता, वो संबंध समतुल्य भी हो जाता, वो संबंध सम्मित भी हो जाता, वो संबंध आपके संक्रामक भी हो जाता। इसका मतलब वो आर में एक तुल्यता संबंध कहलाता। वो आर एक क्या कहलाता, आपका तुल्यता संबंध। तीनों चीजें मिक्स करने का मतलब है एक तुल्यता संबंध। इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरे लाल और लालियों को संबंधों के प्रकार समझ में आ गए क्या? एक्चुअल में तो 1.1 की भाषा पूरी होगी, केवल संबंधों की संख्या कितनी बन सकती है उसके ऊपर अगली स्लाइड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। छोटा सा 2-3 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि क्यों छोड़े, अब इतना पढ़ ही लिया तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। उसको पढ़ने के बाद हमारी हेडिंग आएगी फलन। कौन सी हेडिंग आएगी आपके सामने? फलन आएगी। और फलन को बेहतरीन तरीके से हम लोग लिखने वाले। बताइए साहब, यहां तक कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? शानदार तरीके से आपके मैंने डाउट क्लियर किए, और ये एग्जाम्पल करवाए मैंने आपको शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपके एक एक चीज क्या की है मैंने क्लियर की। देख लो, आराम से लिख सकते हो। एग्जाम्पल बुक में नहीं है लेकिन अलग से लेके आया हूं आपके सामने, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने संबंधों के प्रकार में समतुल्य, सम्मित और संक्रामक और तुल्यता संबंध को सीखा है। और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को संबंधों के प्रकार समझ में आए होंगे। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं संबंधों की संख्या। ए से बी में कितने संबंध बन सकते हैं, उनकी संख्या हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखो, आपके संबंध के बारे में एक चीज और बची है कि संबंधों की संख्या एक्चुअल में कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा देता हूं। बाकी ऐसे आपने 11वीं क्लास में पक्का पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि आपने कार्तीय गुणन पढ़ा होगा कि ए से बी में संबंध बनते हैं कैसे। तो आपको नोट में एक याद रखना, आप लिखोगे यदि किसी समुच्चय
लास्ट है, फिर फलन के ऊपर आ रहे हैं, ध्यान रखना। यदि किसी समुच्चय ए में m अवयव तथा समुच्चय B में n अवयव हो तो A से B में कुल संबंधों की संख्या, A से B में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m। लो सर, ये आपको एक सूत्र याद रखना, अभी मैं बताऊंगा इसको, एक सवाल करके बता देता हूँ, चिंता मत करो आप लोग। ये थोड़ा सा 11th क्लास का टॉपिक है, क्या पता कोई ABCD एक नंबर का है और उसमें आपसे पूछ ले, तो हम तो बिल्कुल रिस्क लेंगे ही नहीं, हमें तो पता है। अगर A में m अवयव है और B में क्या है n अवयव, अलग अलग अवयव हो सकते हैं। अवयव का मतलब 1 2 3 लिखा है तो 3 अवयव है, किसी में AB लिखा है तो 2 अवयव है। तो A से B में कुल संबंधों की जो संख्या होगी वो 2 की घात क्या होगी, mn। कार्तीय गुणन अलग चीज होती है, कार्तीय गुणन होता है अगर सपोज किसी में इधर 2 अवयव है इधर 2 अवयव, तो टोटल कार्तीय गुणन 4 बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का संबंध A के साथ हो सकता है, एक का संबंध B के साथ हो सकता है, 2 का संबंध A के साथ हो सकता है, 2 का संबंध B के साथ हो सकता है, संबंध 2 के साथ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फलन में कुछ नई चीज आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रख देता हूं, उदाहरण के तौर पर आप लोग समझना। आप लिखोगे यदि A बराबर 1 2 3 तथा B बराबर A, B हो तो A से B में संबंधों की संख्या होगी। कहने का तात्पर्य यह कि A में और B में आपको संबंधों की संख्या निकालनी। मैं कार्तीय गुणन भी बता दूंगा साथ के साथ क्या है क्या नहीं आपके सामने। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें A बराबर, तो 1 2 1 2 और 3, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसमें अवयव कितने हैं, 3 अवयव। इसका मतलब m का मान कितना हो गया, 3। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें b की, तो b में 2 अवयव हैं, a, b, और a, b का मतलब n का मान कितना है, 2। इस बात को समझते, अवयव का मतलब जो चीज दे रही है उसको गिन लो, कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो हमने क्या बोला था, समुच्चय A में m अवयव है तो m का मान 3 हो गया, और B में n अवयव है, इसका मतलब n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। आप लिखोगे अतः A से B में कुल संबंधों की संख्या, A से B में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात mn। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी। और 2 की घात mn का मतलब ये हो जाएगा कि 2 की घात, m का मतलब कितना, 3, n का मतलब 2, तो हम लोग कह सकते हैं 2 की घात 6। क्या कह सकते हैं हम लोग, 2 की घात 6 टोटल इसके अंदर अवयव बनेंगे। और 2 की घात 6 कितना होता है, सबको पता है, 64 होता है। 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 64। तो 64 संबंध बन सकते हैं इसके साथ। अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज बनाए ना, हमें कभी पूछेगा नहीं कौन कौन से बन सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने ये सीख लिया कि 64 यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग से आपको बताऊं, टोटल जो संबंध बनेंगे ना वो 2 की घात 6 बनेंगे। लेकिन
ए 2 3 और ए और बी का किन किन के साथ संबंध बन सकता है वो मैं आपको बताता हूं, समझने का प्रयास करें। ये सपोज दैट 1 है, इधर 2 है और इधर क्या है 3, और इधर ए है, इधर क्या है बी। ध्यान दीजिएगा सब, ये आपका ए समुच्चय है, ये आपका बी समुच्चय है, इसका इसके साथ संबंध बन रहा है। संबंध किसका किसके साथ, किसी एक का संबंध दो दो लोगों के साथ, तीन तीन के साथ, चार से कितने के साथ ही बन सकता है, तो समझने का प्रयास करें। एक का संबंध एक के साथ बनेगा, एक का संबंध बी के साथ भी बनेगा, दो का संबंध एक के साथ बनेगा, दो का संबंध बी के साथ भी बनेगा, तीन का संबंध एक के साथ बनेगा और तीन का संबंध बी के साथ बनेगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग बात करें कि एन ए क्रॉस बी कितना बड़ा, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए से बी में कितने अवयव बने, तो कितने संबंध बने देखो, एक का एक के साथ, एक का बी के साथ, तो एक ने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया, दो के साथ, दो का एक के साथ, दो का बी के साथ, इसने भी कितना बनाया, दो, दो और दो 4, तीन का एक के साथ, तीन का बी के साथ और दो बने, तो 2 + 2 + 2 कितने बने, 6। ऐसे आप हर बार चेक थोड़ी करोगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना कार्तीय गुणन का कि एन ए क्रॉस एन बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो कोई समस्या है नहीं। आपको सिर्फ ये कैसे, ए क्रॉस बी का मतलब ए का बी के साथ कैसा बन रहा है रिलेशन, तो एन ए का मतलब हो गया 3 अवयव, 1 2 3। भाई इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर कितना है, 2। क्यों साहब, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। ये कह रहा है कि ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो यहां हो गया 3, यहां हो गया 2, तो टोटल मिलाकर कितना संबंध आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कार्तीय गुणन की बात हम लोग करते हैं। अगर क्रॉस निकालना है ना, किसका किसके साथ क्रॉस हुआ वो ये चीज है, बाकी संबंधों की संख्या अलग चीज है। संबंधों की संख्या के लिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दी। ए से बी में संबंधों की संख्या हमेशा 2 की घात mn होगी। m यहाँ पर क्या है, ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, n क्या है, बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। ये आपके सामने साहब संबंध का पूरा हमने डिटेल पढ़ लिया, कंप्लीट हमने संबंध के बारे में सारी बातें पढ़ ली है और किसी प्रकार की आपको समस्या आएगी नहीं। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ, एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत आनंद आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, दोनों चीजें बताई है, कितने क्रॉस बन सकते हैं वो भी बता दिया सीधा, कितने संबंधों की संख्या 2 की घात mn, ये आपके सामने। ये संबंध के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हमें करने पड़ेंगे आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो दूसरा वन शॉट आएगा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फलन। पहले हम लोग फलन के बारे में देखेंगे, फलन कैसे होता है, जैसे संबंध होता है वैसे ही फलन के भी प्रांत, परिसर और सह प्रांत होते हैं। फलन के भी प्रांत, परिसर और सह प्रांत होते हैं। और फिर फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, बहुएकी फलन, एकेकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन। हमें ज्यादातर 2 ही पढ़ने, एकेकी और आच्छादक। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एकेकी और आच्छादक के हैं। फिर हम लोग एक पढ़ेंगे व्यतकर्मणी फलन। कौन सा फलन पढ़ेंगे, व्यतकर्मणी फलन। और एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है इस चैप्टर में, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। आपको थोड़ा सा ऐसे परेशान करता है सर ये निकलता कैसे, भाई एफ प्लस जी और जी प्लस एफ आपने बहुत निकाला क्योंकि उनको जोड़ना होता है, लेकिन गुणा वाला बहुत मुश्किल है। एफ ऑफ जी एक्स का, जी ऑफ एफ एक्स का अलग अलग मतलब होता है और बहुत शानदार तरीके से। लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। मैं टाइम जरूर लगाऊंगा लेकिन वन शॉट का मतलब ये है कि ये लास्ट में आप मान के चलो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, 100%। तो पहले हम लोग फलन पढ़ते हैं। फलन होता क्या, जैसे एक बात बताता हूं, अभी हमने जब संबंध पढ़ा था ना, संबंध में हमने इधर छोड़ दिया और इधर छोड़ दिया था, कोई समस्या नहीं थी। अब फलन के अंदर एक साइड में हम लोग कुछ छोड़ ही नहीं सकते, एक साइड के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको जीवन भर याद रहेगी, मजा आ जाएगा आपको। पहले आप इसको देखो ढंग से, अच्छी तरीके से देखो, एकदम शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से पेन पर लेके बैठो। मैं वन शॉट में भी आपको बहुत लंबी लंबी चीजें बता रहा हूं ताकि मेरे लाल और लाली अगर पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो उनको भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग।
ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे आपके फलन और फिर फलनों के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था आपके संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में जितने कंसेप्ट हो सकते हैं हम लोगों ने पढ़ लिए। अगर और भी कोई बचा हुआ है तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वन शॉट के अंदर करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आपके फलन के ऊपर। अब ये मत कहना सर सीधे फलन के प्रकार पढ़ा दो, पहले फलन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारी अभी जो हेडिंग रहने वाली है वो है आपके फलन। क्या हेडिंग रहने वाली है हमारी, फलन के रूप में रहने वाली है। फलन और संबंध लगभग सेम ही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आएगी जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज दैट हम लोग दो समुच्चय बनाते हैं आपके सामने। ये ए, इधर भी, ठीक है। यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। इधर 1 2 3 4 5 और क्या लिख दिया, 6 लिख दिया हम लोगों ने। थोड़ा ध्यान से समझना सा। और हम चाह रहे हैं कि ए का एब के साथ कोई फलन का संबंध बन रहा है। भाई संबंध आएगा तो आर लिखना, और फलन आएगा तो क्या लिखना, एफ लिखना। अब ध्यान देना, आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं। हमने कह दिया कि 1 का संबंध बन गया 2 के साथ, 2 का बन गया 3 के साथ, 3 का बन गया 4 के साथ, 4 का बन गया 5 के साथ, और 5 का बन गया 6 के साथ। मैंने इधर 1 को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने आपको इसमें संबंध पढ़ाया था ना, संबंध में मैंने इधर भी एक चीज़ छोड़ी थी, आपको याद हो तो। इधर मैंने 6 छोड़ा था, अगर आपको पहले वाली स्लाइडें याद है तो इधर हम जो छोड़ सकते थे। लेकिन फलन के अंदर एक विशेष तौर पर बात ध्यान रखना, आप लोग विशेष तौर पर दिमाग में रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फलन में इधर कोई चीज छूटेगी नहीं। प्रत्येक एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव का आगे प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। बी में चाहे बने या नहीं बने, बी में कोई छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर वाले अवयवों का इधर 2 के साथ भी नहीं बनेगा, 1 का 1 के साथ ही बनेगा। इधर किसी का संबंध 2 लोगों के साथ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि 1 का संबंध 2 के साथ भी बन गया, 1 का संबंध 3 के साथ भी बन गया। फलन के साथ सीधा सीधा क्रॉस जो बन रहा है। संबंध में कुछ भी हो सकता है, संबंध आप चाहो जितने बना सकते हो। 1 का संबंध 1 के साथ, 1 का संबंध 2 के साथ, 1 का 3 के साथ बन सकता है। लेकिन यहां पर इधर वाले अवयव कोई छूटेगा नहीं। मैं उसके पीछे एक आपको ट्रिक बताता हूं याद करने की, समझना। ट्रिक क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको याद करने की एक ट्रिक आपके सामने लिखवा रहा हूं, जो शायद ही आपने आज तक कभी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या। ये ए समुच्चय है, ये बी है, इसका फलन ऐसे बन रहा है। कहने का तात्पर्य ये है साहब, आप लोग इसको बोलोगे बेटा और इसको बोलोगे आप लोग माँ। इस पहले वाले ए समुच्चय को बेटा बोलना है और बी समुच्चय को क्या बोलना है, माँ बोलना है। अब 2 के साथ क्यों नहीं बन सकता? अगर 1 का संबंध 1 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, तो दुनिया में ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसकी 2 माएं। क्या हो सकता है? एक बेटे की 2 मां हो सकती है क्या? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सपोज दैट अगर उदाहरण के तौर पर मैंने यहां लिख दिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 1 का संबंध 4 के साथ है तो 2 का संबंध 4 के साथ हो सकता है, 3 का संबंध 5 के साथ हो सकता है। इधर कोई चीज छोड़ोगे नहीं आप लोग, इस बात को ध्यान रखना। ए समुच्चय का कोई भी अवयव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक तीर मारना सामने, आपको यहां से तीर सामने भेजना ही भेजना है। इधर लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। संबंध में इधर कुछ छूट सकता है, इधर कुछ छूट सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फलन के अंदर इधर कोई चीज छूटेगी नहीं। और एक ध्यान रखना आप लोग, क्या साहब, इधर एक तीर मारा है और एक तीर एक व्यक्ति को लग गया, तो दूसरे वाले ने तीर लगाया वो लग सकता है।
लेकिन एक ने एक बार तीर मार दिया तो एक अब दोबारा तीर नहीं मार सकता। अब आप समझो, देखो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इसको माँ मानते हो, 4 नंबर आपकी माँ है, तो ऐसी माँ हो सकती है जिसके 2 बेटे, ऐसी माँ हो सकती है जिसके कितने बेटे हैं, 2 बेटे। 6 एक ऐसी माँ जिसका 1 बेटा 3 है, लेकिन 5 एक ऐसी माँ है जिसका कोई बेटा है ही नहीं। 5 एक ऐसी माँ है जिसका कोई बेटा नहीं, तो हो भी तो सकता है ऐसा। लेकिन अगर सोचो आप लोगों ने यहां पर कर दिया ऐसा गड़बड़, आपने इधर 3 छोड़ दिया। क्या दुनिया में ऐसा कोई बेटा है क्या जिसकी माँ ही नहीं हो? क्या दुनिया में ऐसा कोई बेटा हो सकता है जिसकी माँ है ही नहीं? बिना माँ के बेटा आ सकता है क्या? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कहने का तात्पर्य इधर कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, और इस बात को ध्यान रखना कि इसका संबंध इसके साथ बन गया, इसका संबंध इसके साथ बन गया, कोई समस्या नहीं। यहां पर ये 6 है और इधर 3, और इधर इन लोगों का 2 लोगों के साथ संबंध नहीं हो सकता। हाँ, इधर के तीनों लोगों का एक के साथ हो सकता है। सपोज 3 4 से संबंध हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 किसके बेटे कहलाएंगे? 4 के, और 5 और 6 का कोई बेटा है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का तात्पर्य इधर कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, मतलब नहीं छूटनी चाहिए। इस बात को दिमाग में रखना, इधर कोई चीज नहीं छूटेगी, इधर छूट सकती। जैसे देखो, अब इसको बेटा मानते हो और इसको मां मान लेते हो। 1 की माँ 2 है, 2 की माँ 3 है, 3 की माँ 4 है, 4 की माँ 5 है, 5 की माँ 6, लेकिन 1 का कोई बेटा ही नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या आप इसमें से कोई हटा सकते हो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि 1 का संबंध 2 के साथ बना दिया, तो क्या आप लोग इस 1 का संबंध 1 के साथ भी बना सकते हो? ना जी, इम्पॉसिबल। क्यों सर? ये बेटा है तो ये दोनों माएँ कहलाएगी दरवाड़ी। एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती ना, तो ध्यान रखना इस बात को। ये संबंध कभी नहीं बनेगा इधर, ये फलन पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार ट्रिक बताने के बाद आपको कभी भी कोई समस्या आएगी कि आपको संबंध और फलन के अंदर कितना डिफरेंस क्रिएट करना है, वो आप लोग कर सकते हो। फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मुझे यहां से एक फलन लिखना है, मुझे यहां से क्या लिखना है? एक फलन लिखना है। और फलन क्या कह रहा है साहब? फलन कह रहा है कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ है, 4 का संबंध 5 के साथ है, और 5 का किसके साथ है? 6 के साथ है। कहने में मैं ये भी कह सकता हूं कि इस 4 का संबंध 6 के साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, हो सकता है क्या? 4 की माँ 5 है, 4 की माँ 6, कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे बोल रहे हो आप लोग? ऐसा पॉसिबल नहीं। इधर वाला तीर 2 लोगों को नहीं लगना चाहिए, 2 लोगों का तीर 1 को लग सकता, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहां तक लिख दिया, ये आप लोगों ने लिख दिया। आपको बता दें, इसके बाद आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं इसके अंदर। एक होता है प्रांत, ये कौन सा रूप है? रोस्टर, समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकता था। x, y सच दैट y जो है x से 1 ज्यादा है, x a में से बिलोंग कर रहा है, y b में से कर रहा है। हम लोग फलनों में दोनों प्रकार सवाल पढ़ेंगे, सीधा भी पढ़ेंगे और उल्टा भी पढ़ेंगे। ज्यादातर सवाल समुच्चय निर्माण रूप के, तो सवालों में आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाएगा। प्रांत हो गया, से प्रांत हो गया, और इधर क्या हो गया? परिसर। बाकी लगभग सेम चीजें हैं। आपको मैंने क्या बोला था? प्रांत का मतलब प्रांत इधर का कोई भी अवयव, तो इस बार तो इधर कोई अवयव छूट ही नहीं सकता ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? समुच्चय ए। और समुच्चय ए का मतलब 1 2 3 4 और 5। भाई संबंध में क्या था? संबंध के अंदर इधर कुछ ना कुछ छूट रहा था, तो हम उसी को ले रहे थे जिसका संबंध आगे बन रहा, तीर जा रहे हैं आगे से। लेकिन इस बार इधर कोई छूटेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बेटा नहीं हो सकता जिसकी कोई माँ नहीं हो,
ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसकी कोई मां नहीं होती, ये तो आपको लेना पड़ेगा, हर बार लेना पड़ेगा इसको। तो समुच्चय ए हो गया। से प्रांत क्या था? समुच्चय बी था, उधर भी समुच्चय बी था, इधर भी समुच्चय बी है। समुच्चय बी, और समुच्चय बी में कौन कौन है? 1 2 3 4 और 5 और 6। परिसर क्या बोला था? संबंध में क्या बोला था? परिसर, परिसर हमेशा बी में से आएगा। परिसर किस में से आएगा? बी में से। परिसर किस में से आएगा? इस बी में से आएगा। और किन किन का आएगा? जिनको तीर लगा है। तो 2 3 4 5 6 को तीर लगा है, तो 2 3 4 5 और 6 ये परिसर कहलाए। और ये बात तो पता ही है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, 5 का प्रतिबिंब 6 और 6 का पूर्व प्रतिबिंब 5 है। क्या बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही है क्या मेरे लाल और लालियों के? मजा आ रहा है ना? ऐसे चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, टीचरों को पढ़ाने में जोर आता है और बच्चों में तो हालत खराब पड़ी, लेकिन मैं कहता हूं ये चैप्टर बहुत सिंपल है। 1 शॉट आने के बाद आपको इस चैप्टर में अंगुलियों पे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, गारंटी में। ये ट्रिक ध्यान रखना, थोड़ा सा फलन को पहचानने की ट्रिक है। इधर कोई चीज छूटेगी नहीं, इधर छूट सकती है, कोई समस्या नहीं, लेकिन इधर वाले एक अवयव का एक के साथ ही संबंध बन सकता है, दूसरे का दूसरे के साथ बन सकता है, लेकिन एक का संबंध किसी के साथ बन गया तो अब ये एक किसी और, ऐसे नहीं 2 का संबंध 3 के साथ भी बना दो, ये क्या कहेगा? 2 की माँ 4 है, 2 की माँ 5 है। भाई ऐसा बेटा कौन हो गया जिसकी 2 माएँ होगी? बात समझ रहे हो नहीं? मुस्कुराइए थोड़ा सा, मजे कीजिए। प्रांत क्या होता है? प्रांत इधर जिसका संबंध बनता है। तो हम तो ये लोग कह रहे हैं कि इधर इस बार कोई छूटना नहीं चाहिए, एक भी बेटा ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई मां नहीं हो। तो ये तो सारे के सारे बेटे काउंट होंगे, सारे बेटे काउंट होने का मतलब समुच्चय है, समुच्चय आ गया। से प्रांत क्या होता है? इधर समुच्चय बी, हमेशा ही समुच्चय बी। और परिसर आपको संबंध और फलन में सेम ही बताया था, इधर वो अवयव जिनको आपने तीर मारे, इधर से तीर चला था, किसकी छाती में जाकर लगा है, किसके दिल में जाकर लगा है, वो लेना है। तो 2 3 4 5 और 6 लोगों के लगा था, एक के नहीं लगा, बेचारा बच गया, किस्मत अच्छे हैं तो नहीं लगा दिए। परिसर में नहीं लेना, परिसर इतना ही काम आएगा जिनके तीर लग रहे हैं, 6 को नहीं लगता तो ये हो सकता था। हाँ ये जरूर है कि 6 का कोई बेटा नहीं, उधर ऐसी माँ हो सकती है जिसका कोई बेटा नहीं, लेकिन इधर कुछ भी छूटेगा नहीं। तो उम्मीद है ये तो एक 11th क्लास का टॉपिक होता है जो आपको समझ में आ गया होगा कि फलन का कैसे काम करता है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, अच्छी तरीके से ये चीज भी आपको समझा दी। कहानी क्लियर, कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से। प्रांत परिसर ये रोस्टर रूप होता है, शायद मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या इसके अंदर भी आनी नहीं चाहिए। कौन सा रूप होता है ये? रोस्टर रूप। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप सपोज इसको x नाम देते, इसको y देते, तो f आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि x कोमा y लिखा जा रहा है, पहले x है फिर y है, सच दैट ये जो y है वो x से 1 ज्यादा है, तथा x बिलोंग कर रहा है a से वे, y बिलोंग कर रहा है किससे? b से। फर्क इतना ही होता है, वो रोस्टर रूप है, ये आपका कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। हमें ज्यादातर क्वेश्चंस इसके पढ़ने, ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा? फलनों को पहचानना, फलनों के प्रकार, इसमें पहचानना बहुत इजी हो जाता है, इनमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ये आपके रोस्टर रूप है। ये लो साहब, फलन के बारे में सारी बातें होगी, अभी सारी ऐसे नहीं, अभी मुझे फलनों के प्रकार भी पढ़ाने, क्योंकि हमें जो सवाल करने वो फलन के नहीं, फलनों के प्रकार के करने। एक की, बहु एक की, आच्छादक और अंतरछेपी। अंतरछेपी है तो नहीं आपके, लेकिन हम लोग तो भी डिस्कशन तो जरूर कर लेंगे उसके ऊपर, ताकि क्लियर रहे दिमाग में कि हाँ साहब कौन सी चीजें कैसे चल रही है और कैसे चल नहीं रही। नोट कर सकते हो आप लोग, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो। मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका इसके साथ ये होता है, ये फलन का होना चाहिए, इसके साथ संबंध बढ़ना चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं जो बातें आपको एज ए प्रैक्टिस के हिसाब समझा रहा हूं, क्योंकि वो बातें गई अब लिखवाने, थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट रखना बहुत जरूरी। कर लो सब, इनको कर लो।
ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आएगी, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड जो आएगी वो आएगी आपके फलनों के प्रकार की। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके फलनों के प्रकार, और फलनों के प्रकार ही इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग, हमारी जो अभी हेडिंग रहने वाली है वो है आपके फलनों के प्रकार। तो बढ़िया तरीके से समझना, मेन आपके इसमें ही है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके भी अगली स्लाइड में और बता दूंगा कि कैसे पहचान आपको करनी है। तो हमारी हेडिंग रहने वाली है फलनों के प्रकार। भाई क्या हेडिंग रहने वाली है आपके? फलनों के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, और फलनों के प्रकार में हम लोग 4 फलनों के बारे में विशेष तौर पर बात करें। एक फलन है एकेकी फलन। कौन सा फलन है आपके? एकेकी फलन। तो एकेकी फलन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि एकेकी फलन एक्चुअल में होगा क्या। नाम से ही पता लग रहा है एकेकी, ऑन टू वन का मतलब ये होता है कि एक का एक के साथ ही संबंध होना चाहिए, दूसरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर सर कैसे? आप ले लो 2 समुच्चय, एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी, और इसमें फलन ऐसे परिभाषित है। फलन तो परिभाषित ही होगा ऐसे। और इस एक के अंदर जो समुच्चय है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक के अंदर समुच्चय है 1 2 3, इधर ए, इधर बी, और इधर से 3 हम लोग ज्यादा लेंगे। इस 300 से आपको बता दूंगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसका इसके साथ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इधर वाले किसी भी व्यक्ति का उधर 2 लोगों के साथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, इधर 2 लोगों का 1 लोगों के साथ बढ़ सकता है। 2 लोगों मतलब 2 और 3 एक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी माँ है, ये बेटा है। ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ये अगर है तो देख लो, एक का एक के साथ ही संबंध है, तो ये आपका क्या है? एकेकी फलन है। लेकिन आपको हम लोग मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे वो आपको थोड़ा सा गणित में ध्यान रखना। मैं आपको सवालों के अंदर ज़्यादा समझा दूंगा। ये चेक करने का तरीका होता है एक रोस्टर रूप में। कौन से रूप है आपके? रोस्टर रूप में। लेकिन सवाल हमारे पास आएंगे समुच्चय निर्माण रूप के। तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि fx1 बराबर हम लोग करेंगे fx2 के, तो x1 बराबर क्या आना चाहिए? x2 के। अब ये क्या रामायण है वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा। अब थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा रुकिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ में आ जाएगी। हम लोग अभी जो बात आपके सामने कर रहे हैं, अभी हम लोग जो आपके सामने बात कर रहे हैं वो अभी हम लोग रोस्टर रूप की बात करते हैं। समुच्चय निर्माण रूप भी हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चंस के अंदर कोई समस्या नहीं। एकेकी फलन का मतलब होता है एक का संबंध एक के साथ ही बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एकेकी नहीं होकर वो आ जाएगा आपके बहुएकेकी। बहुएकी फलन, या इसको कह सकते हो एकेकी नहीं। भाई जो एकेकी नहीं है वो क्या हो जाएगा? बहुएकेकी हो जाएगा। एकेकी नहीं। धैर्य से समझते जाना, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से कवर अप करेंगे और शानदार तरीके से आपके लिए काम होने वाला। ए और ये बी, और फलन परिभाषित है ए से बी में, और सेम में काम ले लेते हैं इधर 1 2 3, ए बी और सी। आपको यहां से नाम से कंफर्म हो रहा है। अगर आप नाम थोड़ा सा देख के चलेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एक्चुअल में एग्जामिनर आपसे या मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं।
कहने का तात्पर्य ये हुआ सर बहु एकी का मतलब होता है जो एक एक ही नहीं है। एक एक ही क्या कहता है? एक एक कहता है कि एक का संबंध एक के साथ बने, एक कोई तीर मारे, एक बंदा किसी दूसरे को तीर नहीं मार सके। एक बार मार दिया तू साइड में बैठ जा भाई, अब मेरी बारी। दूसरे ने भी किसी ने मार दिया तू साइड में बैठ जा, ऐसे नहीं सारे तीर मारे जा रहे। इधर पंचायत वाले लोग हैं कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये लो, मैंने कहा था इधर दो लोग एक के साथ संबंध बना सकते हैं, इधर वाला एक लोग इधर दो लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकता। इधर वाले दो लोग एक के साथ बना सकते हैं क्योंकि ये बेटा है ये माँ है, तो दो बेटों की एक माँ हो सकती। लेकिन इधर वाला एक दो के साथ संबंध बना लिया, उसने एक के साथ भी बना लिया और बी के साथ भी बना लिया, तो इसका मतलब उसकी दो माँ तो कैसे हो सकती? ये तो पॉसिबल नहीं है ना दुनिया में, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो सार्वभौमिक सत्य है ना ये तो बिल्कुल। तो देखो एक एक ही में एक एक ही था, बहु एक एक ही में मैनी वन का मतलब दो दो के साथ, दो लोग एक के साथ संबंध बना, इधर दो लोग एक संबंध साथ में बना रहे। और यहाँ पर आपको ये तो रोस्टर रूप में पता लगाना है, समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग कैसे पता लगाएंगे, आप लिखेंगे यदि f(x1) f(x2) तो x1 बराबर नहीं होना चाहिए किसके साथ? x2 के। अगर x1 x2 के बराबर है तो एक एक ही फलन है, x1 x2 के बराबर नहीं है तो बहु एक एक ही फलन, इसका मतलब एक एक ही नहीं है। दूसरी बात, ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में काम आएंगे ये दोनों, ये प्रोसेस विधि चलेगी, हम लोग पूरी विधि को चलाएंगे। और ये जो काम आएंगे ये रोस्टर रूप में, अगर कोई सवाल ऐसे दे दे तो समझ जाना एक का एक के साथ संबंध बना, एक एक ही फलन है। दो लोगों का एक के साथ संबंध बन गया, इसका मतलब दो लोग एक के साथ संबंध बना रहे हैं, ये दो एक एक ही हो गया, दो लोग, तो ये हो गया बहु एक एक ही। ध्यान रखना 3 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। 3 नंबर क्या है आपके? तीन नंबर है आच्छादक फलन। आपको पता इधर हमने छोड़ दिया था, इधर ये सी बेचारा ऐसा है, इसके साथ किसी का संबंध ही नहीं बन रहा, किसी के साथ कोई फलन ही परिभाषित नहीं। आच्छादक का मतलब होता है कि वो आच्छादित नहीं हो सकता, सबका सबके साथ संबंध बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, किसी भी हालत में हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा देखो बढ़िया तरीके से और एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझते जाओ। नाम से पता लग जाए, आच्छादक ही काम आएंगे हमारे, ध्यान रखना आच्छादक सबसे ज्यादा काम आएगा, सबसे ज्यादा आच्छादक काम आएगा। और आच्छादक के अंदर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर आपने लिखा 1 2 और 4, इधर A इधर B और इधर लिख दिया C। आच्छादक का एक ही मतलब है, इधर कुछ नहीं छूटे सब। ये अगर आप लोगों ने A नाम दिया, इसको क्या नाम दिया B, और फलन ऐसे परिभाषित है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक का संबंध एक के साथ बन गया, B का संबंध भी एक के साथ, दो का संबंध एक के साथ, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ। देखो इधर कुछ छूटा क्या? एक बात बताओ, अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना कि इस इधर वाली चीज को हर बार आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोला था अभी आप लोगों ने? प्रांत। इधर क्या बोला था? से प्रांत। अगर आपका से प्रांत बराबर है किसके? परिसर के। भाई परिसर, अभी आप लोग इसमें बात करोगे, इस सवाल में क्या था? इस सवाल में आपके से प्रांत ये पूरा था, से प्रांत तो समुच्चय बी होता है, लेकिन परिसर कौन होता है? जिन जिन का संबंध बना, जिन जिन को तीर लगे जाकर, जिन जिन को तीर लगे वो परिसर होता है। लेकिन यहां पर तो सब लोगों को तीर लगे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस दिन से प्रांत और परिसर आपके आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, से प्रांत और परिसर आपके क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, उस दिन वो क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक फलन का मतलब है इधर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए,
इधर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ आप लोगों ने छोड़ा है, संबंध तो इधर भी दो लोगों के साथ बन रहा है, लेकिन यहाँ एक के साथ बन रहा है, लेकिन यहाँ छूटा हुआ यहाँ छूटा हुआ नहीं, थोड़ा पहचानने में ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नंबर 4 पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोगों ने नाम लिख ही दिया 4 नंबर, तो हम लोग बात कर ही लेते हैं इसकी। 4 नंबर है आपका अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी या इसको बोला जाता है आच्छादक नहीं। इतना ही ध्यान, अंतरक्षेपी जो आच्छादक नहीं है वो अंतरक्षेपी हो जाएगा, जो एक ही नहीं है वो बहुएकी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं, बात तो समझ में आ जानी चाहिए कैसे सर। इधर एक छूट गया ना वापिस, छूटते इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, इसका मतलब अंतरक्षेपी नहीं। देख सकते हो आप लोग, मैं वापस डिटेल से पूरा भी और आपके सामने रिवीजन करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा इसके ऊपर ही टिकने वाला है। ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म होने वाली, ऑलमोस्ट चीज़ें क्या होने वाली, खत्म होने वाली है। और यहाँ पर आपको मैथमेटिकली ये लिखना है कि से प्रांत, से प्रांत बराबर नहीं होना चाहिए किसके, परिसर के। हमें मेन 2 फलनों के ऊपर डिस्कशन करना होगा, वो है आपके एकेकी और आच्छादक। बाकी दिए ज़्यादातर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ही है। अब इनको कैसे करेंगे कैसे नहीं, ये आप जब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का 1 शॉट में आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि सर ने जो बातें बोली थी वो हमारे दिमाग में, आपको भी इनको सॉरी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा इनको अच्छी तरीके से। देखो, एक का संबंध बनना चाहिए, 2 लोगों ने एक के साथ संबंध बना लिया वो एक हो जाएगा। आच्छादक का मतलब इधर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आच्छादक का मतलब होता है बी के ऊपर हर बार तीर लगना चाहिए, बी के ऊपर हर बार तीर लगना चाहिए, आच्छादित होता है इसका मतलब इधर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इधर छूट गया इसका मतलब वो आच्छादक नहीं है, क्या है, अंतरक्षेपी। छूटने का मतलब वो आच्छादक नहीं है, क्या आपका, अंतरक्षेपी। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। से प्रांत और परिसर बराबर है तो आच्छादक है, से प्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो अंतरक्षेपी, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। आप इनके अंदर बिल्कुल डिटेल से समझ सकते हो। क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि आपको कैसे समझना है कैसे नहीं समझना। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भाषा बची हुई है जो आपको समझाने की जरूरत है। पहले चैप्टर की अगर हम लोग संबंध एवं फलन की हम लोग बात करें तो संबंध एवं फलन के पूरे कंप्लीट आपके सामने नोट्स तैयार है सब। जो भी क्वेश्चंस के अंदर कैसे काम आएंगे कैसे नहीं, इनको मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा सा इनको रिवीजन करिए बढ़िया तरीके से, एक एक चीज को समझिए। थोड़ा सा टॉपिक क्या पूरा चैप्टर ही थोड़ा सा सनकी चैप्टर है। सनकी का मतलब ये होता है कि हर बार हर स्कूलों में हर कोचिंग में लास्ट में करवाया जाता है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा ऐसे परेशान करता है कि आपको भाषा थोड़ी सी थ्योरेटिकल ज़्यादा है। जैसे अब आप लोग ये कहोगे सर ये कैसे आए, तो इनका एक प्रोसेस गुजरता है। अरे मैं खत्म क्या कर रहा हूँ, अभी तो काम पड़ा है ना, अभी तो व्युत्क्रमणीय फलनर और एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स निकालना पड़ा है। बिल्कुल पड़ा, सॉरी सर, अभी काम करना, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे लेक्चर के अंदर, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब लेक्चर तो बड़े तो बन रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला था ना, मैंने वादा किया था ना आप लोगों से, इनफ है। ये जो आपने पढ़ लिया इसका मतलब इसके बाद बाजू में दम हो जाएगा आपके मैथमेटिक्स में। इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लंबे जरूर हैं लेकिन काम की चीज़ें हैं, टाइम लग सकता है लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी मेरे लाल और लालियों को। ठीक है, अभी आप इनको करो। अभी हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन और आपके एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकलता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में उनके क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो
होंगे तो और करवा देंगे, वरना अभी तो हम लोग समझ लें। पहले हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन भी पढ़ते हैं भाई, प्रतिलोम फलन होता है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी ये तो आपके सामने है ही, इनको आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। शॉर्टकट में मैंने एकदम शानदार तरीके से नाम के हिसाब से सारी परिभाषाएं आपको बताई, आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हो, बढ़िया तरीके से इनको समझ सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे आपके व्युत्क्रमणीय फलन। तो आपके जो फलनों का संयोजन है और व्युत्क्रमणीय फलन है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी उसकी बात करेंगे तो माइंड में वैसे भी चीज़ें नहीं रहेगी। इस चैप्टर की आपके 90% जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो आपके काम आएगी जब आप उनको क्वेश्चंस को करना सीखोगे, तभी याद होगी, वरना ये दिमाग में घूमने वाला ही है आपका। अभी तो आज सुबह आप ये टेंशन में रहोगे कि ये सर क्वेश्चंस करना कैसे था, वरना मैं वन शॉट के अंदर जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, हम लोग पहले संबंध के सवाल करेंगे फिर फलन के करेंगे। तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे लालू लालियों को समझ में नहीं आएगा। इतना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको, देख लेना आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से। बात आ गई समझ में। तो मैं व्युत्क्रमणीय फलन और फलनों का संयोजन f ऑफ gx और g ऑफ fx कैसे ज्ञात करते हैं, अभी उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस होगा, लेकिन मैं वहां पर क्वेश्चन शानदार तरीके से करवा के आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वादा है मेरा आप लोगों से कि मैं जो वन शॉट करवा रहा हूँ, चाहे 2 वीडियो चाहे 3 वीडियो, उन वन शॉट को पूरा देख लीजिए। MCQ वाली लाइव क्लास, नोट्स वाली और क्वेश्चंस वाली, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, इतना भरोसा रखना मेरे ऊपर, ठीक है। तो जितनी भी बातें आप सबको सामने लग रही है, अभी मैंने सोचा था व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा दूं, लेकिन व्युत्क्रमणीय फलन तभी समझ में आता है जब क्वेश्चंस उसका करें। अभी परिभाषा रटने से कोई फायदा नहीं होगा। एक्चुअल व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या, कारण बताता हूं। अभी व्युत्क्रमणीय फलन आपको इसीलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि पहले व्युत्क्रमणीय फलन करने से पहले एकेकी और आच्छादक फलन को सिद्ध करना होता है। अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है ना, तभी वो व्युत्क्रमणीय हो सकता, वरना हो ही नहीं सकता। अब व्युत्क्रमणीय फलन भी निकलता उस व्युत्क्रमणीय आगे प्रोसेस से, वो कैसे निकलता वो हम लोग बात कर लेंगे। और फलनों का संयोजन, अगर आपको कोई बोल दे कि 2 फलनों को जोड़ना और घटाना, ये बहुत सिंपल है, लेकिन 2 फलनों का ये जो f ऑफ gx और g ऑफ fx है ना, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। इसमें एक आध क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी करवाने पड़ेंगे, तब जाकर ये दिमाग में घुसने वाला आपके कि आपको कितने शानदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको या तो NCERT के अंदर क्वेश्चंस वाली उस सीरीज में करवा दूंगा, वरना MCQ वाली जो लाइव क्लास आएगी उसके अंदर करवा देंगे, कोई समस्या आपको आने नहीं देगा। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मस्त रहिए, भरोसा किया, ट्रस्ट किया तो लास्ट तक आपके साथ, आपका साथ निभाऊंगा और अच्छी तरीके से। साथ निभाना, साथ ये बड़ा है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरीके से आप लोग रिविजन करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तो शाम को जो लाइव क्लास आ रही है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। कितने बजे आती है? 8:30 बजे आती है, सबको पता है। डेली हर एक दिन छोड़ एक दिन लाइव आती है। सुबह अगर NCERT के नोट्स आ रहे हैं, जैसे ये थ्योरी है, कंप्लीट कंसेप्ट है इसके अंदर, फिर शाम को लाइव आती है और दूसरे दिन उसी समय एक वीडियो रिकॉर्डेड आपके सामने अपलोड होता है जिसके अंदर NCERT का पूरा सार संग्रह आपके सामने आता है, ठीक है सर। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।